तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उस रूम के अंदर से एक पंजे के साथ कोई अटैक करता है और हथौड़े वाला लड़का जो होता है उसकी बॉडी वहीं पर कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब अंदर क्या है, अंदर से क्या कोई मॉन्स्टर निकल आया है। तो वहां पर उन्हें सामने एक ऊंची सी और बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है, तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो उसी के साथ दिखाई देता है कि वहां पर सामने एक वेयरवुल्फ खड़ा होता है, एक वेयरवुल्फ जो कि अभी यहाँ पर हाफ कंप्लीट होता है, वहां पर से बाहर की तरफ निकलता है। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या चीज है, क्या ये वही बंदा है जो यहाँ पर अंदर गया था लेकिन ये बदल कैसे गया, क्या ये एक दानव है, क्या ये एक मॉन्स्टर बन गया है। तो वो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और वहां पर वो बिल्डिंग टूट जाती है, जबकि बाकी के सभी लोगों को भी धमाके की आवाज आती है। वो सभी लोग कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या वहां पर कोई पावरफुल मॉन्स्टर फाइट कर रहा है। तो बाकी के सभी लोग जो कि उनके घर को लूट रहे होते हैं, कुछ लोग वहां पर से लोगों को मार रहे होते हैं, कुछ लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं और कुछ सामान लूट रहे होते हैं, जबकि उनका बॉस जो होता है वो रूम के अंदर से जैसे तैसे बचकर बाहर निकलता है और बड़ी तेजी से भागना स्टार्ट करता है, क्योंकि वेयरवुल्फ जो होता है वहां पर उस बिल्डिंग को तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है और उसका टारगेट जो होता है वो बॉस होता है और उसने बाकी के सभी साथियों को तो मार ही डाला होता है। किसी की टांग और किसी का बाजू उसने वहां पर अपने मुंह में और अपने बाजू में पकड़ रखा होता है, यानी अपने पंजों में पकड़ रखा होता है। तो बॉस से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है। तो गली में उसके साथी खड़े होते हैं, उनसे कहता है कि बॉस बॉस तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से भाग क्यों रहे हो। जबकि बॉस उनसे कहता है कि बेवकूफों मेरे रास्ते से दूर हटो, क्योंकि इसी के साथ ही वहां पर पीछे की दीवार टूट जाती है। वेयरवुल्फ जो होता है वहां पर से निकल आता है। वो सभी लोग उसे देखकर और भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कहां से आया, इतना बड़ा दानव कहां से आ गया है। तो अब सभी लोग यहाँ पर उस गली में भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को मारता जाता है। उस गली में जितने लोग होते हैं उन सभी को मार डालता है। तो बॉस जो होता है फिर से वहां पर बच जाता है, जब किसी के साथ उन्हीं के घर की एक छत के ऊपर दिखाता है कि हमारा शूरा खड़ा होता है। तो हमारा शूरा जो होता है वहां पर खड़े खड़े उसकी तरफ देखता है और अपने मास्टर से कहता है कि चीफ मैंने यहाँ पर उसको ढूंढ लिया, वो कॉलर, इसी कॉलर के पीछे तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो चीफ उसे कहता है कि हाँ हम लोग इसी कॉलर के पीछे आए हैं। तो शूरा कहता है कि मास्टर यहाँ पर हेल हाउंड के कॉलर्स के लिए तो हम लोग आए थे, हमें यहाँ पर हेल हाउंड का ये कॉलर चाहिए होगा और इसके लिए मुझे यहाँ पर इस बड़े से बिल्ले को मारना होगा। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि वहां पर फाइट होना शुरू हो जाती है और वहां पर बॉस जो होता है वो मार खाकर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और उसके साथ ही जो होता है वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि बॉस बॉस वो तुम्हारे ऊपर अटैक करके तुम्हें मारने वाला है। तो जब वहां पर वो आगे बढ़ता है जाकर उस बॉस को मारने लगता है, इसी के साथ ही हमारा वेयरवुल्फ जैसे वहां पर अपना मुंह खोलकर वहां पर बॉस को खाने लगता है तो उसके ऊपर अटैक होता है। तुम्हारा शूरा वहां पर जंप करते हुए नीचे उतर आता है और उसके सर में आकर पंच मारता है, जिसकी वजह से वेयरवुल्फ का मुंह वहां पर मिट्टी के अंदर धंस जाता है। तुम्हारा शूरा उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मेरे होते हुए यहाँ पर तुम और से ज्यादा रैम्पेज कर सकते हो। तो शूरा वहां पर उसे मारने के बाद पीछे की तरफ हटता है, क्योंकि वेयरवुल्फ जो होता है कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होता है और फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो उसके खड़े होने के बाद हमारा शूरा कहता है कि ये क्या लगता है कभी तक तुम यहाँ पर पूरी तरह से चेंज नहीं हुए, अगर तुम पूरी तरह से चेंज नहीं हुए तो अभी भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम यहाँ पर वापस से इंसान बन सकते हो। मैं शूरा उसे वहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर अभी भी तुम यहाँ पर चुपचाप कॉलर को उतारने दो तुम फिर से इंसान बन जाओगे, लेकिन एक बार अगर तुम यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए तो फिर तुम कभी इंसान नहीं बन पाओगे। लेकिन वेयरवुल्फ जो होता है उसका टारगेट शूरा नहीं होता, बल्कि वो उस बॉस को मारना चाहता है जिसने उसके साथ गलत किया है। तो वो ऊपर से जंप करते हुए सीधा उस बॉस की तरफ आगे बढ़ता है ताकि जाकर उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही मां शूरा जो होता है फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे वहां पर से एक पंच मारता है, जिससे वेयरवुल्फ जो होता है उड़ता हुआ पीछे वाली बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। तो मां शूरा कहता है कि जबकि मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो फिर यहाँ पर मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो। तो इसी के साथ ही बॉस भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही वो शूरा की तरफ देखता है कि ये मॉन्स्टर लड़का कहां से आया है। तो मां शूरा उसे कहता है कि मैं जहां पर तो चाहता हूं कि तुम लोग दफा हो जाओ, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मेरे रास्ते में आ रहे हो। ये तो नहीं पता कि तुम लोग कौन और यहाँ पर ये तुम्हें क्यों मारना चाहता है, लेकिन यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे रास्ते में मत आना। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जब वो लोग पीछे की तरफ भाग रहे होते हैं, दूसरी तरफ वेयरवुल्फ जो होता है वो भी काफी बुरी तरह जख्मी होता है, क्योंकि वो बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरा था और वो वहां पर से बाहर निकलता है। तो मां शूरा आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एक बार कॉलर पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया तुम कभी भी यहाँ पर दोबारा इंसान नहीं बन पाओगे, इसलिए इस कॉलर को उतार दो और उसके बाद तुम यहाँ पर दोबारा से इंसान बन सकते हो। लेकिन जैसे ही मां शूरा जो होता है वहां पर गली के अंदर आता है, यानी दरवाजे से अंदर आता है, तो वहां पर उसके गांव के लोगों की लाशें पड़ी होती है, लाशों का ढेर पड़ा होता है। तो मां शूरा कहता है कमीने कहीं के, मुझे लगता है कि उस कमीने जिनको मैंने भी यहाँ पर बचाया उन लोगों ने यहाँ पर इन सभी की जान ली होगी और उसके बाद इसने आखिरी सोच के तौर पर यहाँ पर इस कॉलर को पहनकर अपने आप को मॉन्स्टर बना लिया ताकि वो अपने गांव के लोगों की मौत का बदला ले सके। तो शूरा अपने आसपास वहां पर ढेरों सारी लाशों को देख रहा होता है और दूसरी तरफ दिखाता है कि वो वेयरवुल्फ जो होता है उसका कॉलर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और वो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है। अब जबकि वो यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है तो अब यहाँ पर उसके वापस इंसान बनने के चांसेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन जब वो पूरी
तरह से वेयरवुल्फ बन जाता है तो उसकी पावर लेवल्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और पूरी तरह से वुल्फ बनने के बाद अब वो यहाँ पर माया शूरा को भी घूर कर देखता है, लेकिन साथ ही वो जंप करते हुए उन लोगों को मारने के लिए चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले बताया था कि ये एक अच्छा इंसान है और ये शूरा को नहीं मारना चाहता। तो जैसे वो सभी लोग भागते हुए मेन गेट के पास पहुंचते उन्हें लगता है कि वो इस घर से बाहर निकल जाएंगे और सभी लोग भागते हुए जैसे वहां पर मेन गेट के करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ ही वुल्फ जो होता है जंप लगाता है और उनके सामने आ जाता है और उनका रास्ता ब्लॉक करता है और पीछे के गेट को भी तोड़ देता है और साथ ही वो सभी लोगों की तरफ घूर कर देखता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, ये तो हमारे सामने आ गया, ये तो हमें मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो अपने पंजे के नीचे दबाकर कुछ लोगों को मार डालता है, फिर साथ ही अपना पंजा घुमाकर अपने नाखूनों के साथ कुछ लोगों की बॉडी को काट देता है। तो यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग तो मर जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ अब बॉस ही बचता है। तो बॉस बहुत ज्यादा घबराया हुआ उसके सामने खड़ा होता है। तो वुल्फ जो होता है अब यहाँ पर उसे घूर कर देखता है, उसके सामने खड़े होकर उसे घूर कर देख रहा होता है। तो इसी के साथ ही बॉस उसे कहता है कि मेरे दोस्त, क्या ये वाकई में तुम हो? तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तुम तो एक अच्छे इंसान थे, इसलिए प्लीज अब यहाँ पर मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ गलत कर दिया। तो इसी के साथ ही वुल्फ जो होता है अपना मुंह खोलता है, अपना मुंह खोलकर वहां पर उस बंदे को खा जाता है, वो उस बॉस को खा जाता है और उससे अपना बदला ले लेता है। तो जहां पर इस तरह से वो अपना बदला लेने के बाद वहीं पर बैठकर एक जबरदस्त रोड लगाता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर पूरी तरह से वुल्फ बन चुका है, दोबारा इंसान नहीं बन सकता। तो हमारा शूरा उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सभी बैंडिट्स को मार दिया और मैंने भी यहाँ पर तुम्हें नहीं रोका, मुझे पता था कि तुम बदला लेना चाहते हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि फाइनली ये कॉलर उतारने का वक्त आ चुका है। ये कॉलर तुम्हारा नहीं है, ये कॉलर हमें चाहिए, हम इसे वापस लेकर जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर वुल्फ बनने के बाद वो अपने इंस्टिंक्ट्स की वजह से उसके सामने यहाँ पर झुक तो नहीं सकता। तो उसी के साथ वो हमारे शूरा की तरफ घूर कर देखता है, जबकि हमारा शूरा जो होता है अपना डंडा निकालता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया अपनी फैमिली का बदला लेकर तुमने अपना सैक्रिफाइस दे दिया, चलो ये बात अच्छी है कि तुम यहाँ पर अपना बदला ले पाए हो। और इसी के साथ वुल्फ जब वहां पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो हमारा शूरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे एंड होने का वक्त आ चुका है, हमें ये कॉलर चाहिए। और साथ ही हमारा शूरा जो होता है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो हमारा शूरा जब वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है तो ऊपर की तरफ जंप करके उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन साथ ही हमारा शूरा जो होता है वहीं पर से नीचे से उसके मुंह पर अपने डंडे से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे एक जबरदस्त हिट लगती है, उस बेचारे के दांत टूट जाते हैं। फिर साथ ही हमारा शूरा जो होता है उसके सामने वाली दोनों टांगों के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी टांगें टूट जाती हैं और इसी के साथ ही वो वुल्फ जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर उसके सामने गिर जाता है। तो वुल्फ जब वहां पर मुंह के बल नीचे गिर जाता है तो इसी के साथ ही हमारा शूरा अपने डंडे को उठाता है और अपने डंडे के साथ एक पावरफुल स्ट्राइक लगाता है उसके सर में, और स्ट्राइक जैसे उसके सर में लगती है इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसा कि धमाका हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वहां पर पहले एक धमाका होता है, फिर साथ ही आसपास का एरिया टूटना शुरू हो जाता है, फिर वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है। तो चीफ जो कि बिल्डिंग के ऊपर बैठे होते हैं, बिल्डिंग भी टूट जाती है और बेचारा वहीं पर से नीचे गिर जाता है और कहता है कि शूरा किसी दिन तुम मुझसे बहुत ही बुरी तरह से मार खाओगे, आज तुम यहाँ पर मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो। तो हमारा ताचियोन जो होता है जाकर अपने चीफ को निकाल कर ले आता है और उसे निकाल कर लाता है। तो चीफ अभी भी यहाँ पर शूरा को गालियां दे रहे होते हैं और कहता है कि लगता है कि इस बच्चे को यहाँ पर अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और साथ ही से थोड़ी सी तमीज भी सीखनी पड़ेगी, हर बार यहाँ पर मेरी बुढ़ी हड्डियों को इतना ज्यादा तकल्लुफ देता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि शायद अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कुछ पता चले कि चीफ और अशूरा यहाँ पर इस जगह के पर वापस क्यों आए हैं और क्या यहाँ पर वो कॉलर ढूंढने के लिए आए या फिर किसी और मकसद से आए हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शूरा जो होता है वहां पर उस हेल हाउंड को मार डालता है और उसके मरने के बाद अब यहाँ पर उसी गड्ढे के अंदर खड़ा होता है जहां पर कॉलर तो उसने उतार लिया, लेकिन अब वहां पर वो वुल्फ जो होता है वो मर चुका होता है, लेकिन वहां पर उसका रियल मास्टर जो होता है वो अपीयर होता है और उसके सामने उसकी शायद ये समझ लो कि उसकी आत्मा खड़ी होती है, वो उसे थैंक यू बोलता है और साथ उसकी बॉडी वहां पर से गायब हो जाती है। तो उसके गायब हो जाने के बाद हमारा शूरा आगे बढ़ता है, जाकर उस कॉलर को उठा लेता है और उस कॉलर को उठाने के बाद उस गड्ढे के अंदर से निकलकर बाहर आता है। तो मास्टर से कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूं। तो मास्टर से पूछते हैं कि बताओ कॉलर ले आए हो? तो वो कहता है हाँ चीफ मैं कॉलर ले आया हूं। और इसी के साथ ही उससे पूछते हैं कि उस जो जिसने कॉलर पहना था उसका क्या हुआ? तो माशूरा उसे कहता है कि वो जा चुका है, पहले वो वुल्फ की शेप में था तब मैंने उसके ऊपर अटैक किया, फिर वो इंसान की शेप में आया और उसने आकर मुझसे थैंक यू भी बोला और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं अपने पास एक तलिस्मन निकालते हैं और उस कॉलर को वहां पर उस तलिस्मन के अंदर रख लेते हैं, क्योंकि वो कॉलर अपने आप उस तलिस्मन के अंदर गायब हो जाता है और तलिस्मन जो होता है मास्टर अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ एक कॉलर और बचा है। क्या तुम्हें पता है कि हेल हाउंड के 3 सर थे और उसके 3 सर में 3 कॉलर्स थे, एक हमारे पास पहले से और दूसरा हमने हासिल कर लिया, अब यहाँ पर सिर्फ एक बचा है। और उसके बाद वो उस पूरे गांव को आग लगा देते हैं ताकि वहां पर उसके जितने लोग थे यानी उस गांव वाले के जितने लोग थे उन सभी को वहां पर शांति मिल सके। तो मास्टर से कहता है कि चलो शूरा यहाँ पर से चलते हैं और वो दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वहां पर से निकल पड़ते हैं और शूरा से कहता है कि मास्टर उस बंदे ने जाते हुए मुझे थैंक
क्यों बोला, और उसने कहा कि उसे इस बात की बहुत खुशी है कि वो सारी जिंदगी यहाँ पर एक मॉन्स्टर बनकर नहीं गुजारना चाहता, वो इस दुनिया के ऊपर एक मॉन्स्टर बनकर नहीं रहना चाहता था। तो मास्टर उसे कहता है कि दुनिया में कोई भी इंसान मॉन्स्टर बनकर नहीं रहना चाहेगा, सिर्फ कुछ लोगों के सिवा। तो इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस पहली जगह का दिखाया जाता है जहां पर हमारे अशूरा ने साजुन को मारा था और उन सभी स्नेक्स को मारा था। तो यहीं पर दिखाता है कि फोर्ट सॉवरियन के मेन हेडक्वार्टर से एक बंदा जो होता है उस जगह के ऊपर पहुंचता है जहां पर उन स्नेक्स की डेड बॉडीज को वहां पर कौवे खा रहे होते हैं। तो उस जगह के ऊपर जब वो पहुंचता है और देखता है कि वहां पर स्नेक्स मर चुके हैं, और वहां पर स्नेक्स के मरने के बाद साथ ही वो साजुन की बॉडी को भी देखता है कि साजुन के सिर्फ कपड़े ही बचे होते हैं, क्योंकि उसकी पावर्स को तो वहां पर च्योलपाई ने ऑब्जर्व कर लिया था। तो वो जाकर उसके कपड़ों को भी चेक करता है और कहता है कि ये किस कमीने का काम होगा। फिर साथ ही वो जाता है, उसे वहां पर घोड़ा गाड़ी के यानी कि टायरों के निशान नजर आते हैं। तो वो बंदा जो होता है वहां पर उन टायरों का पीछा करता है, यानी टायर के निशानों का पीछा करता है। तो वो उस रेस्टोरेंट तक जाते हैं जो कि उस जंगल के बीचों बीच था, लेकिन अब वहां पर रेस्टोरेंट की जगह के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ उग चुका है। तो वो उस बड़े से पेड़ को देखता है, उसको महसूस करता है, शायद उसे पता चला कि ये च्योलपाई है या फिर नहीं, लेकिन ये वो इस बात से काफी हैरान होता है कि जंगल के बीचों बीच जहां पर एक बड़ा सा पेड़ कहां से आ गया। और उसके बाद वहां पर से उसे जो टायरों के निशान होते हैं फोर्ट सॉवरियन के उस बेस की तरफ इशारा करते हैं। तो वो सीधा उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर कभी फोर्ट सॉवरियन का बेस हुआ करता था। तो जब उस जगह के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा होता है और उस गड्ढे के अंदर पानी भर चुका होता है, क्योंकि आसपास से पानी जो होता है उस गड्ढे के अंदर भर चुका है। लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा और मैसिव गड्ढा होता है जहां पर एक बहुत ही बड़ा सॉवरियन फोर्ट हुआ करता था, वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा है। तो इस बात से वो मास्टर और भी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या ये सब कुछ किसी एक बंदे के साथ कनेक्टेड है, आखिर ये सब कुछ किसने किया होगा। कई बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे शूरा का दिखाया जाता है कि हमारे शूरा और मास्टर जो होते हैं वो रात के वक्त एक खाड़ी में सो रहे होते हैं। तो जब वो लोग वहां पर सो रहे होते हैं, इसी के साथ ही हमारे ताचियोन को कोई आवाज आती है। तो चाचियोन जो होता है सामने आग की तरफ देखता है, तो वहां पर आग की लपटू के अंदर उसे कुछ दिखाई देता है। उन्हीं आग की लपटू के अंदर दिखाता है कि सैलिदा सैलिमेंडर जो होती है वो आग की लपटू के अंदर से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद सीधी हमारे शूरा की तरफ आ जाती है और आकर शूरा के चेहरे के साथ लिपट जाती है और उसे वहां पर प्यार करना शुरू कर देती है। जबकि हमारा शूरा चिल्लाकर कहता है कि ये अचानक से मुझे गर्मी क्यों लग रही है। तो हमारी सैली सैलिमेंडर वहां पर हंस रही होती है, जब यानी कि अब सैलिदा सैलिमेंडर भी वापस आ चुकी है। तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में जहां पर बर्फ पड़ रही होती है, और बर्फ पड़ रही होती है और वहीं पर दिखाते हैं खून ही खून, बर्फ के ऊपर बहुत सारा खून होता है। जहां पर एक लड़के को दिखाते हैं जिसके हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी होती है, और उसी लकड़ी के साथ उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वहां पर उनकी डेड बॉडीज पड़ी होती है और उन सभी को उसने मारा होता है, और उसकी पीठ के ऊपर एक बड़ी सी मकड़ी का टैटू होता है। तो वो लड़का जो होता है उस लड़के ने उन सभी को मारकर वहां पर पीछे की तरफ घूर कर देखता है, तो रेड आंखों के साथ उसकी आंखों के नीचे एक तिल होता है। जहां पर ये सब कुछ मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आगे जाकर इस लड़के को पहचानना पड़ेगा। ये एक बैक फ्लैश मेमोरी होती है जो कि एक कैप्टन होता है वहां पर बैठे बैठे देख रहा होता है। ये कैप्टन उसी बेस यानी उसी फोर्ट सॉवरियन का ही हिस्सा है, लेकिन ये खास मिशन के ऊपर आया था और वो वहां पर बैठा होता है छत के ऊपर। उसे वहां पर लोकेशन के बारे में पता चलता है, उसके हाथ में एक मैप होता है क्योंकि उसे यहाँ पर लोकेशन चाहिए थी जिस बंदे को वो ढूंढ रहा है, उस मकड़ी के टैटू वाले बंदे को वो ढूंढ रहा है, और उसे उसकी लोकेशन मिल जाती है। लेकिन जिस गांव के अंदर वो लोग आए होते हैं वहां पर उसके साथियों ने उस मिशन को पूरा कर दिया होता है, और वहां पर उसके साथियों से कहता है कैप्टन नीचे आ जाए, हमने सारे मिशन को पूरा कर दिया। तो कैप्टन वहां पर नीचे उतरता है और कहता है क्या वाकई में सब कुछ कंप्लीट है, क्या कोई बचा तो नहीं। तो उसका साथी उसे कहता है नहीं कैप्टन, किसी एक को भी नहीं छोड़ा, सभी को मार डाला है। तो वहां पर उस पूरी फैमिली, उस पूरे गांव के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को भी मार दिया गया होता है, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया होता। तो वो उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, आप जल्दी से चलो जहां पर से निकलते हैं। तो वो उनसे कहता है लेकिन चीफ यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो वो कहता है क्या हो गया। तो कैप्टन उससे पूछता है कि क्या हो गया। तो उसी के साथ उसका साथी उसे बताता है कि कैप्टन हमें बेस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। आपको भी पता है कि जहां पर रिप्लाई जो वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर आ जाता है, जब भी हम लोग बेस के ऊपर मैसेज भिजवाते हैं कि हमने ये काम कर दिया और अब हमें आगे क्या करना है। लेकिन इस बार मैसेज भिजवाए हुए पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन बेस के ऊपर से कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। तो ये बात सुनते ही कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा टेंशन वाली बात है, लगता है कि मैं खुद वापस जाकर देखना पड़ेगा कि हमारे बेस के ऊपर क्या हुआ है। वैसे वहां पर मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ब्लू मून कैप्टन और रेड मून कैप्टन दोनों वहां पर, उनकी पूरी की पूरी स्क्वाड्रंस वहां पर, और साथ उसके बाद हमारे बॉस जो कि खुद एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है वो खुद वहां पर मौजूद है। क्या तुम्हें लगता है कितने सारे लोगों के वहां पर होते हुए हमारे बेस के ऊपर कुछ हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग अगला मिशन पूरा करने के बाद जल्दी से वापस जाएंगे और जाकर देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर एक डिटूर करना है, मुझे एक पुराने दोस्त को जाकर मिलना है, उस कमीने इंसान को मिलना है जिससे मैं पिछले कई सालों से ढूंढ रहा हूं। तो वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। तो उसी के साथ ही कैप्टन जो होता है वहां पर उसकी बात कर रहा होता है, उस मकड़ी के टैटू वाले लड़के की बात कर रहा होता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में फिर से एक स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जो होती है करंट स्टोरी के साथ ही कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर एक मेडन के बारे में बताया जा रहा था, एक
लड़की के बारे में जो अपने आप को डिवाइन फिजिशियन कहती है, बल्कि लोगों ने उसे डिवाइन फिजिशियन कहना शुरू कर दिया क्योंकि एक गांव था जहां के सभी लोग मर रहे थे। उनको एक बहुत ही बुरी बीमारी लग गई थी, उनकी बॉडी के अंदर कीड़े पड़ गए थे, सभी लोग वहां पर भूखमरी से मर रहे थे और उस बीमारी की वजह से सभी लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था, कोई उनके करीब नहीं जाता था। तो वो डिवाइन डॉक्टर जो थी वो यहाँ पर उस अछूत की बीमारी को इग्नोर करते हुए उनके पास आती है, उनकी मदद करती है, उनको खाने पीने को देती है, उनका इलाज करती है। तो यहाँ पर लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं और जब लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो उसे एक डिवाइन फिजिशियन यानी कि एक डिवाइन डॉक्टर या फिर होली मेडन के नाम से कहना शुरू कर देते हैं और उसके लिए वहां पर एक श्राइन यानी कि एक टेंपल बना दिया जाता है जहां पर होली मेडन के रहने के लिए बंदोबस्त किया जाता है। और वहां पर जितने भी लोग थे वो आसपास आकर रहना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आसपास के इलाकों में पता चलता है कि जहां पर एक डिवाइन डॉक्टर रहती है जो कि गरीबों का मुफ्त में इलाज करती है, सभी गरीब लोग अपना घर बार बेचकर वहां पर जाकर एक फैमिली स्टार्ट कर देते हैं। उस डिवाइन टेंपल के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अपने छोटे मोटे घर बना लेते हैं और पूरी एक बस्ती बन जाती है। अब ये कैप्टन जो होता है उस टेंपल के बाहर पहुंच चुका होता है, पेड़ के ऊपर बैठा होता है, सामने उस टेंपल की तरफ और उस गांव की तरफ देख रहा होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो इस कैप्टन होता है वो हंसते हुए कहता है, तो फाइनली यहाँ पर हम लोग मून मेडन उस डिवाइन मेडन की मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है नीचे टेंपल का दिखाया जाता है जहां पर टेंपल के अंदर सिर्फ लड़कियां काम करती हैं क्योंकि यहाँ पर लड़का कोई भी नहीं है। तो वहीं पर दरवाजे के ऊपर कैप्टन आता है और आकर उनसे बात करता है। तो गार्ड्स लड़कियां जो होती हैं उसे कहते हैं कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन साथ उन्हें किक पड़ती है जिसकी वजह से दरवाजा भी टूट जाता है और वो लड़कियां भी वहां पर गिर जाती हैं। तो कैप्टन अंदर आने के बाद उनसे कहता है कि लड़कियों जल्दी से अपने डिवाइन मेडन को बाहर बुलाओ, उसे कहो कि डैडी इज बैक। हाँ, तो मैंने रॉकी का डायलॉग यहाँ पर चिपका दिया है लेकिन वाकई में यहाँ पर डैडी इज बैक आ गए हैं। तो यहाँ पर अब आगे क्या होगा, उस डिवाइन डॉक्टर की मिस्ट्री क्या है और यहाँ पर कैप्टन क्या वाकई में जिस बंदे को ढूंढ रहा था वो जो स्पाइडर वाले टैटू वाला बंदा जो था, क्या होली मेडन वही इंसान है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि होली मेडन यानी स्पाइडर के टैटू वाले बंदे का हमारे शुरा के साथ क्या लेना देना है, क्योंकि अब उसके साथ भी तो इसका कोई ना कोई लेना देना होना चाहिए। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैप्टन जो था अपने साथियों के साथ वहां पर नीचे उतर कर आता है और वहां पर उस टेंपल के दरवाजे को तोड़कर उन लड़कियों से कहता है कि जल्दी से अपनी होली मेडन को बाहर बुलाओ, अगर वो बाहर नहीं आई तो फिर हम लोग यहाँ पर तबाही मचा देंगे। जबकि लड़कियां उसे कहते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं आ सकते। और साथ ही वहां पर से एक और मेडन निकल कर आती है, एक बुढ़िया वहां से निकल कर आती है और उन लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर देख के दिखाई नहीं देते, ऐसा लगता है कि तुम लोग किसी दूसरे एरिया से यहाँ पर आए हो। अगर तुम लोग यहाँ पर हमारी डिवाइन लेडी से मिलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पहले यहाँ पर इजाजत लेनी पड़ेगी। इस तरह से तुम लोग आकर हमारे दरवाजे को तोड़कर अपनी हमारी डिवाइन लेडी से बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, पहले अपॉइंटमेंट लो उसके बाद ही तुम मिल सकते हो। तो कैप्टन आगे ससना शुरू कर देता है। तो वो बुढ़ी लेडी जो होती है उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है, यानी उसकी जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है उसको देखकर काफी हैरान होती है। और इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है उसे भी जाकर किक मारता है और वो बेचारी बुढ़िया भी दरवाजे के साथ लगती है, दरवाजा टूट जाता है और वो सभी लोग अंदर गिर जाते हैं। तो कैप्टन जो होता है अब यहाँ पर अपने साथियों के साथ उस मेन टेंपल के मेन हॉल के अंदर आ जाता है जहां पर होली मेडन सामने होती है। अंदर भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं, वो सभी लड़कियां कहती है कि ये बदमाश लोग कौन है जो कि अंदर घुस आए हैं, ये हमारी होली मेडन को डिफाइल करना चाहते हैं। तो इसी के साथ ही कैप्टन कहता है तो फाइनली यहाँ पर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कमीने कहीं के, तो तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, तुम्हें मैं यहाँ पर क्या कहूँ, क्या मैं तुम्हें होली मेडन कहूँ या फिर तुम्हें एक राक्षस कहूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है। तो वो सभी लड़कियां कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो और हमारी होली मेडन के करीब मत आना, तुम हमारी होली मेडन के साथ क्या करना चाहते हो। जब किसी के साथ उनकी होली मेडन उनसे कहते हैं कि लड़कियों सभी लोग साइड के ऊपर हो जाओ, क्योंकि उसने यहाँ पर अपना फैसला कर लिया को मेरे तक पहुंच कर रहेगा, तो फिर चाहे उसके रास्ते में कोई भी क्यों ना आए वो उसे मार डालेगा। तो सभी लड़कियां जो होती हैं मेडन की बात सुनने के बाद साइड के ऊपर हट जाती हैं। तो होली मेडन जो होती है उसे कहती है कि क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो। तो इसी के साथ ही कैप्टन जो होता है वो उसे घूर कर देखता है और उसकी आंखों की तरफ देखता है, वही सुरख आंखें और आंखों के नीचे वही काला दाग यानी कि वो तिल, काला तिल जो होता है। तो साथ ही कैप्टन उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। तो जब कैप्टन उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है तो होली मेडन जो होती है वो बेचारी वहीं पर दीवार के साथ जाकर टकराती है और सभी लड़कियां जो होती है भागती हुई उसके पास जाती हैं, जाकर उसे उठाती हैं और कहती हैं होली मेडन क्या आप ठीक हैं, माय लेडी क्या आप ठीक हैं। तो हमारा कैप्टन जो होता है वो कहता है कि सभी लोग साइड के ऊपर हट जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर हूँ, क्या मैं तुम्हें एक राक्षस दिखाई देता हूँ जो तुम्हारी होली मेडन के साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर इसके साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ और तुम्हें एक राक्षस दिखाई दे रहा है तो जरा तुम लोग जब सुनोगे कि इसने क्या कुछ किया है तो उसके बाद तुम लोग यहाँ पर इसे एक राक्षस
सेंटेंस कहना शुरू कर दोगे। तुम्हें अभी तक यहाँ पर इस बात का आइडिया ही नहीं है कि ये कमीना क्या कर सकता है। तो सभी लड़कियां जो होती हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहा है। तो होली मेडन उन सभी लड़कियों से कहते हैं कि ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ पर इस रूम से बाहर चली जाओ। उसका मकसद मेरे साथ है, वो मुझसे कुछ चाहता है, यानी कि वो मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहता है वो करे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो इसी के साथ ही वो सभी लड़कियां जो होती हैं उनको साइड पर हटा दिया जाता है। कैप्टन के सोल्जर्स जो होते हैं वहां पर सभी लड़कियों को साइड के पर कर देते हैं और इस बार अब यहाँ पर कैप्टन और वो लड़की अकेले होते हैं। तो कैप्टन उसके कपड़ों को पकड़ता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें याद आ रहा है कि मैं कौन हूं, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि मैं कौन हूं, ये तुम्ही ने तो किया था। और साथ ही वहां पर उसके कपड़े फाड़ देता है और जैसे ही वहां पर हमारा कैप्टन जो होता है होली मेडन के कपड़े फाड़ता है तो ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लड़कियां भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि जिसको यहाँ पर वो एक लड़की समझ रही थी असल में वो एक लड़का होता है, उसकी बॉडी के नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो उनसे कहता है कि आप तुम्हें समझ आई कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा था, जिसे तुम यहाँ पर एक औरत समझ रहे थे, एक लड़की समझ रहे थे, वो एक लड़की नहीं है बल्कि वो एक कमीना है जो कि यहाँ पर तुम सभी के बीच में अपना बेस बदल कर छुपा हुआ है। तो कैप्टन का असली मकसद उसके कपड़े फाड़कर ये देखना था कि क्या उसकी पीठ के ऊपर वो मकड़ी का टैटू है या नहीं। तो जब वो वहां पर उसकी बैक के ऊपर देखता है तो वहां पर मकड़ी का टैटू होता है, लेकिन मकड़ी का टैटू वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये मकड़ी जो होती है उसने अपनी टांगे सुकेड़ रखी होती हैं और वो एक छोटी सी मकड़ी टाइप का होता है। तो इसी के साथ ही जब वो ये देखता है तो वो इस बात से बहुत हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस दुनिया में एक जैसे दो लोग कैसे हो सकते हैं। जिस बंदे ने यहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ किया था उसकी पीठ के ऊपर तो पूरी मकड़ी का टैटू था, यानी कि उसकी टांगे पूरी तरह से खुली हुई थी और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। और वो उसके बालू से पकड़ता है, उसे ऊपर की तरफ उठाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर इस रास्ते को चूज किया है, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि तुम वो नहीं हो सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखों के इस गेज को नहीं भूल सकता। चाहे तुम यहाँ पर मेरे सामने कितनी ही नौटंकी क्यों ना कर लो कि तुम मुझे नहीं जानते या तुम मुझे पहचान नहीं रहे, मैं इस बात को कैसे मान लूं, क्योंकि मैं इस बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम कितने बड़े एक्टर हो। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो और तुम तब तक यहाँ पर छुप कर बैठ सकते हो जब तक कि तुम्हारी अपनी जान पर ना बनी हो, जब यहाँ पर तुम अपने रंग खुद ना दिखाना चाहते हो। मैं तुम्हें एक आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें मार डालूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो मौत तुमने मेरी फैमिली को दी थी वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। जो तुमने मेरी फैमिली के साथ किया था उससे 10 गुना ज्यादा दर्द मैं तुम्हें देने वाला। और फिर साथ ही उसे फिर से थप्पड़ मारता है और अपने साथियों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। और वो सभी लोग वहां पर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि बाकी की सभी लड़कियां भी बाहर से भागती हुई अंदर चली जाती है, जाकर अपनी होली मेडन को उठाती हैं और कहती हैं होली मेडन क्या आप ठीक है, माई लेडी क्या आप ठीक हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो कैप्टन होता है वहां पर से बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है कि उसकी पीठ के ऊपर वहां पर फुल स्पाइडर का टैटू होना चाहिए था, लेकिन वहां पर फुल स्पाइडर का टैटू नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाकई में वो नहीं है? क्या एक जैसी शक्ल के दो लोग भी हो सकते हैं? फिर साथ ही वो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी नजर और उसकी नजर यानी आंखें धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मुझे घूर कर देख रहा था बिल्कुल वैसे ही था। मुझे लगता है कि ये वही और एक ना एक दिन यहाँ पर अपना ट्रू कलर दिखाएगा जब मैं इसके ऊपर दबाव डालूंगा। तो कैप्टन जो होता है वहां पर उसके ऊपर दबाव डालने के लिए वहां पर से बाहर निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ वो सभी लड़कियां भागती हुई जाती हैं, जाकर होली मेडन से कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। और साथ ही वहां पर होली मेडन के मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है, उसका मुंह साफ कर रही होती है और साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि उसकी पीठ के ऊपर जो मकड़ी का टैटू होता है वो मकड़ी का टैटू अपनी टांगे खोलना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगे खोलता है और साथ ही उसकी आंखें भी वहां पर चमकना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाते। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 बच्चों को दिखाता है कि 3 बच्चे वहां पर शिकार करने के लिए आए होते हैं। वो एक हिरनी पकड़ने के लिए आए होते हैं ताकि यहाँ पर जाकर उसे काट कर उसका मीट बनाकर खा सके। तो उसके 2 दोस्त जो पीछे डर रहे होते हैं उसे कहते हैं कि हमें तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए? डिवाइन लेडी ने कहा था कि इस जंगल में ज्यादा गहराई में नहीं जाना, यहाँ पर खतरनाक जानवर हो सकते हैं। तो वो उनसे कहता है कि तुम बेवकूफों को मेरे साथ आने की जरूरत ही क्या थी? मैंने तुमसे कहा भी था कि अगर तुम्हें डर लगता है तो फिर मेरे साथ मत आना। आज हम लोग यहाँ पर से एक हरनी का शिकार करके जाएंगे, एक डियर का शिकार करके जाएंगे, खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। तो उसके साथ उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर हिरनी नहीं मिलने वाली, यहाँ पर इस जंगल के अंदर हिरनी तो कहां से मिलेगी? यहाँ पर कुछ छोटा मोटा बीस्ट भी नहीं मिलेगा, जितना ज्यादा गहराई में जाएंगे उतने ज्यादा बीस्ट होंगे। तो उसका साथी जो होता है वो गुस्से के साथ उनसे कहता है बस अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप यहाँ पर से आगे बढ़ते रहो। जबकि उनमें से एक कहता है कि वहां पर सामने देखो, वहां पर एक छोटा रैबिट है। तो ये देखने के बाद उसका साथी कहता है कहां पर है, कहां पर है, मुझे बताओ, मैं अभी यहाँ पर उसके ऊपर निशाना लगाता हूँ। और वो जल्दी से अपने बो एरो को रेडी करता है और कहता है कि आज हम लोग यहाँ पर बारबेक्यू रैबिट खाएंगे, आज इस रैबिट को बनाकर खाने वाले हैं। तो जैसे ही वहां पर वो रेडी होता है वहां पर अपने तीर को लोड करता है तो उसके साथी उसे कह रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों शोर मचा रहे हो? तो वो दोनों यहाँ पर बाकी के दोनों शोर मचा रहे होते हैं कि सही से निशाना लगाना, तुम्हें एक ही बार यहाँ पर उस रैबिट को निशाना लगाना पड़ेगा वरना वो भाग जाएगा। जबकि उनका साथी जो निशाना लगा रहा था वो उनसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम लोग शोर मचा रहे हो, देखो रैबिट वहां से भाग रहा है। और जब रैबिट वहां पर से भागता है तो उसी के साथ वो लड़का अपने तीर को लोड करके
के शूट कर देता है और वो तीर जो होता है उड़ता हुआ सीधा जाकर झाड़ियों में लगता है, क्योंकि रैबिट तो वहां से निकल जाता है। तो रैबिट के भाग जाने के बाद तीर झाड़ियों में जाकर किसी ना किसी को लगता है, क्योंकि वहां पर से एक आवाज आती है, लेकिन वो तीनों लड़के जो होते हैं वहां से काफी दूर होते हैं और वो लोग यहाँ पर सुन नहीं पाते। तो इसी के साथ ही वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक कहता है कि तुम दोनों की वजह से हुआ है, कि तुम दोनों यहाँ पर शोर कर रहे थे और मैं फोकस नहीं कर पाया, तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर बारबेक्यू रैबिट निकल गया। अगर हम लोग रैबिट को पकड़ लेते तो आज मैं यहाँ पर बारबेक्यू रैबिट खाने वाला था। तो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि जब मैं यहाँ पर शिकार के ऊपर फोकस कर रहा हूँ निशाना लगाने के लिए, उस वक्त तुम्हें अपनी सांस भी बंद करनी होगी ताकि तुम लोग मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो जब वो लोग वहां पर खड़े आपस में बहस कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही पीछे से एक बड़ा सा रीछ निकल कर आ जाता है और उसने जो तीर चलाया था वो जाकर उस रीछ के कान में लगा था और वो रीछ गुस्से के साथ उन तीनों की तरफ देख रहा होता है। साथ ही वहां पर एक जोरदार धाड़ लगाता है। तो वो तीनों बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं दत्त तेरे की हमारी तो वाट लग गई। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शूरा इन तीनों को यहाँ पर आकर बचाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी की एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वहां पर से एक बड़ा सा रीछ निकल कर आता है, उसके कान में उनका तीर लगा होता है, जिसकी वजह से वो गुस्से के साथ उनके ऊपर आकर एक धाड़ लगाता है। तो बच्चे घबरा कर वहां पर से भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इतने बड़े रीछ के सामने वो कहां भाग कर जा पाएंगे। लेकिन साथ ही देखते हैं कि वो रीछ उनके सामने धड़म करके गिर जाता है। तो जब रीछ वहां पर गिर जाता है, वहीं पर मर जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये मर कैसे गया। तो तीनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि इस रीछ के साथ हुआ क्या है, ये मरा कैसे है। तो इसी के साथ ही वहां पर पीछे से शूरा निकल कर आता है और उस बालू के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और साथ ही वहां पर उसके कान के अंदर से उस तीर को निकालता और कहता है कि मुझे तो लगा था कि आज मैं यहाँ पर इस बालू को खाऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे पहले इस बालू को मार दिया। अच्छा ठीक है, क्या तुम लोग यहाँ पर इस बालू का मीट हमारे साथ शेयर करोगे। तो वो उन तीनों से कहता है अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस बालू को उठाकर तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ और हमारे पास गैरेज भी है, हम तुम्हें लिफ्ट भी दे सकते हैं, बस तुम्हें बदले में यहाँ पर थोड़ा सा इसका मीट हमारे साथ शेयर करना होगा। तो क्या हमारी डील पक्की हुई। तो वो तीनों लड़के जो होते हैं वो मान जाते हैं और उसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी को लेकर उनके साथ उनके घर चल पड़ते हैं। जबकि हमारे शूरा ने उस बड़े से बियर को यानी उस बड़े से बालू को अपने ऊपर उठा रखा होता है। जैसे ये लोग अपने घर वापस पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद बच्चे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं मदर मदर फादर कहां पर हो, देखो बड़े भाई ने यहाँ पर हमारे लिए एक बड़ा सा बालू पकड़ा है, हम लोग आज यहाँ पर बालू का गोश्त खाएंगे, इन्हें बस यहाँ पर बालू का थोड़ा सा गोश्त चाहिए और रात यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन वहां पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो बच्चे अंदर जाकर देखते हैं तो मदर और फादर घर पर नहीं होते। शूरा कहता है कि लगता है कि आज तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, क्या वो लोग कहीं पर गए हुए हैं। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं हो सकता है कि होली मेडन के टेंपल पर गए हों, क्योंकि अक्सर वो टेंपल में चले जाते हैं। तो एक बच्चा कहता है कि वहां पर देखो गांव में आग लगी है, लगता है कि वो आग बुझाने के लिए गए होंगे, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो सभी बच्चे जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ गांव की तरफ भागना शुरू करते हैं और कहता है कि हम लोग जाकर देख कर आते हैं कि वो आग क्यों लगी और किसने लगाई है, और वहां पर उस आग को बुझाने में मदद करते हैं। वो तीनों जब वहां से चले जाते हैं तो हमारा शूरा और उसके चीफ दोनी वहां पर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो लोग जहां पर इनके मेहमान बनकर आए थे, लेकिन अब बेचारे दोनी जहां पर अकेले रह गए। तो वो कहता है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले क्या करें, भी हमें घर में अकेला छोड़कर चले गए हैं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस आग का दिखाया जाता है, जहां पर उन्होंने एक फैमिली एक घर को आग लगा दी होती है। कैप्टन और उसके सोल्जर्स ने उस घर को आग लगाई होती है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सभी गांव वाले मिलकर वहां पर पानी लेकर आ रहे होते हैं उस आग को बुझाने के लिए। जब किसी के साथ ही वहां पर होली मेडन भी आ जाती है। जब होली मेडन वहां पर आती है तो सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं और भागते हुए उसके साथ लिपट जाते हैं। तो होली मेडन जो होती है वहां पर उस लगी हुई आग की तरफ देखती है, फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखती है। वहां पर साइड के ऊपर कैप्टन जो होता है पेड़ के ऊपर बैठा होता है। तो उसका साथी उसे कहता है कि बॉस आखिर हम लोग यहाँ पर कर क्यों रहे हैं, आप बस ऑर्डर दे, हम लोग अभी जाकर सभी गांव वालों को मार डालते हैं और साथ ही उस होली मेडन जो कि यहाँ पर एक फेक होली मेडन बनकर बैठा हुआ है उसको भी मार डालेंगे और आपका बदला यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो उसे कहता है कि नहीं, मेरा बदला इस तरह से बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला, तुम्हें शायद इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कमीना क्या कर सकता है और उसने मेरे साथ क्या किया था। ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक वार्निंग है। मैं चाहता हूं कि वो अपने असली रूप में आए और मैं तब उसे मारूं जब यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा। उसका साथी जो होता है वहां पर कुछ बात करने लगता है, लेकिन वहीं पर रुक जाता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि ये क्या तुम आज यहाँ पर पूरी बात नहीं कर रहे, तुमने पूरा सवाल नहीं पूछा, मुझे लगता है कि तुम कुछ जानना चाहते हो, अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो बात करो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या पूछना चाहते हो, कि हम लोग यहाँ पर इस श्राइन के ऊपर आकर इस तरह धावा क्यों बोल रहे हैं, हमने यहाँ पर आसपास की बस्तियों को आग क्यों लगाई, यानी एक दो
घरों को आग क्यों लगा दी। और मैं जहां पर उस होली मेडन को, जो कि जहां पर इन लोगों की मदद करने के लिए है, जो कि जाहिर से हम सामने से एक अच्छा इंसान ही दिखाई दे रहा है, चाहे वो जहां पर एक लड़की बनकर रह रहा हो, लेकिन वो एक अच्छा काम कर रहा है। तुम्हें जहां पर इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मैं जहां पर तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं, इस कमीने इंसान ने मेरे फादर की जान ली थी। मेरा फादर एक बहुत ही कमाल का स्वर्ड्समैन था, एक बहुत ही कमाल का तलवारबाज, जो कि हिबी में बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये बात तो पता ही होगी ना, तुम इस बारे में तो जानते हो कि मेरे फादर एक महान तलवारबाज थे, क्योंकि उनका नाम उस वक्त म्यूजियम में काफी ज्यादा फेमस था। तो वो कहता है, जी सर, ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके फादर एक बहुत ही कमाल के तलवारबाज थे। तो वो उसे कहता है कि हाँ, और यही कमीना इंसान था जिसने मेरे फादर को मार डाला था, और मैं इस कमीने की आंखों को कभी नहीं भूल सकता। मुझे इस बारे में कोई भी शक नहीं है कि यही वो मॉन्स्टर है जिसने मेरी पूरी फैमिली को खत्म किया था। और यहीं पर से वो एक बैक स्टोरी सुनाता है। तो बैक स्टोरी में जहां पर ब्लैक पर्ल सिंडिकेट के बारे में बताया जाता है, जो कि एक डिमोनिक सेक्टर होता है। ब्लैक पर्ल डिमोनिक सिंडिकेट सेक्टर के लोग जो थे, वो यहां पर लूटपाट मचाते थे, जिसकी वजह से इसके सेक्टर, जो कि एक बहुत ही खास सेक्टर था, जिसका नाम ताइयाक सेक्टर था, ताइयाक स्वर्ड सेक्टर के लोगों को जहां पर इस फाइट में झोंक दिया गया। म्यूजियम की तरफ से ताइयाक सेक्टर के लोगों ने जहां पर इस एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया और जाकर ब्लैक पर्ल सेक्टर को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया। जहां तक कि बड़े बड़े वुडैंग सेक्टर, इस तरह के बड़े सेक्टर्स जो थे, वो भी जहां पर ब्लैक पर्ल सेक्टर के सामने नहीं टिक पाए। लेकिन इसके फादर ने, उस वक्त इसके फादर एक बहुत ही महान तलवारबाज थे, उन्होंने जाकर सिंगल हैंडेडली यहां पर ब्लैक पर्ल सेक्टर को पूरी तरह से इरेडिकेट किया, उनके सभी लोगों को मार डाला। और उन सभी के मरने के बाद यहां पर काफी ज्यादा अमन शांति हो गई थी, और उसके डैड को भी यहां पर एक टाइटल मिला था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। मेरे फादर ने जब यहां पर ब्लैक पर्ल सेक्टर को पूरी तरह से इरेडिकेट किया, तो उन्हें यहां पर स्वर्ड्समैन ऑफ हिबी, ग्रेटेस्ट स्वर्ड्समैन ऑफ हिबी का टाइटल दे दिया गया। लेकिन मेरे फादर ने एक फैसला किया कि वो दोबारा कभी तलवार नहीं उठाएंगे। हालांकि उनके पास अब पोजीशन और पावर आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार को छोड़ दिया कि अब वो यहां पर सिर्फ बातचीत से मसलों को सुलझाएंगे। लेकिन जब यहां पर ब्लैक पर्ल सिंडिकेट को खत्म किया गया, तो उस वक्त उस जगह के ऊपर, यानी कि उनके सेक्टर के अंदर, उन्हें एक बच्चा मिला, एक छोटा बच्चा, जो कि वहां पर मासूम सी निगाहों के साथ उनकी तरफ देख रहा था। तो फादर ने वहां पर एक गलत फैसला किया। फादर ने कहा कि इस बच्चे को उठा लो, इस बच्चे को अपने साथ फैमिली में ले आते हैं, इसे अपने पास गुलाम बनाकर रखेंगे ताकि ये हमारे काम कर सके। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि आखिर इस बच्चे का क्या कसूर है, इस बच्चे को अगर मार दिया तो ब्लैक पर्ल सेक्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मेरे फादर की यही सबसे बड़ी जिंदगी की गलती थी कि उन्होंने उस बच्चे को अपने घर ले आए। वो उस बच्चे को अपने साथ लेकर आते हैं, जहां पर वो छोटा बच्चा दिन रात यहां पर बस मुलाजमों की तरह काम करता है। उसे गुलाम बनाकर रखा गया था, वो जहां पर सारे काम करता, और स्पेशली मेरे लिए, यानी कि मेरे साथ उसे लगा दिया गया। मैं उसके लिए यंग मास्टर था, और वो मेरे लिए जहां पर एक गुलाम की तरह था, और मेरे सारे काम वही किया करता था। तो इसी के साथ ही हमारी स्टोरी बैकग्राउंड में चली जाती है, जहां पर हमारा यंग मास्टर तायक जो होता है, वो जा रहा होता है अपने घोड़े के ऊपर, और उसका नौकर, यानी कि ये लड़का जो होता है, पीछे पीछे आ रहा होता है। तो कैप्टन सॉन्ग उससे पूछता है कि वूरियोंग, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारा कोई सपना है? तो वूरियोंग उससे कहता है कि नहीं, मेरा तो कोई सपना नहीं है। यंग मास्टर, आप यहाँ पर इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो वो कहता है कि वूरियोंग, यहाँ पर सपना वो होता है, एक मकसद होता है जो हम लोग पूरा करना चाहते हैं, एक ऐसा मकसद जिसे हम लोग एक ना एक दिन अचीव कर लेंगे। जैसे कि मेरा सपना यहाँ पर अपने फादर से भी एक महान तलवारबाज बनना है। मेरे फादर इस वक्त हिबी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज है, तो मैं उनसे भी ज्यादा अपना नाम करना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है कि एक दिन मैं उनसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। और तुम भी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचते होगे, तुम्हारा भी तो कोई सपना होगा। तो वूरियोंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, नहीं, मेरा कोई सपना नहीं है, और जब मुझे कुछ याद आएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि सपने तो सभी के होते हैं। तो कैप्टन सॉन्ग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने लिए कोई सपना ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि सपना तो हमेशा सभी का होना चाहिए। अगर तुम उसे पूरा ना भी कर पाओ, लेकिन तुम्हारे पास एक सपना होना चाहिए। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा कैप्टन सॉन्ग जो होता है, अपने सोल्जर को बताता है कि उस वूरियोंग की बॉडी के अंदर, यानी उस छोटे बच्चे को जब मेरे फादर लेकर आए, तो उसकी बॉडी के अंदर उन्होंने गू पॉइजन वाला एक कीड़ा डाल दिया था, एक पैरासाइट जो कि इंसान की बॉडी के अंदर रहता है, लेकिन उसको जो बंदा जिसकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, उस बंदे को कंट्रोल किया जा सकता है उस कीड़े की मदद से। अगर वो गद्दारी करने के बारे में सोचेगा अभी, तो कीड़े का पॉइजन एक्टिवेट हो जाएगा और वो मर जाएगा। मेरे फादर ने वूरियोंग की बॉडी के अंदर उस कीड़े को डाल दिया था, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो वूरियोंग को हमारी फैमिली के अंदर 10 साल गुजरने के बाद एक दिन मैं जहां पर बैल्कनी में खड़ा था, गैलरी में खड़ा था, जहां पर मेरे फादर और एक मंत्री के साथ बात कर रहे थे। एक एल्डर जो होता है उनसे बहस कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि एल्डर 10 साल पूरे होने वाले हैं और उसकी बॉडी के अंदर, यानी वूरियोंग की बॉडी के अंदर जो कीड़ा आपने डाला था, उस कीड़े की टाइम लिमिट पूरी होने वाली है। और 10 साल के बाद ये कीड़ा जो होता है, यानी गू पॉइजन वाला जो पैरासाइट होता है, वो खुद ब खुद मर जाता है। और 10 साल आज पूरे होने वाले हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर उस कीड़े को रिन्यू कर देना चाहिए, उसकी बॉडी के अंदर एक नया कीड़ा डाल देना चाहिए? तो यहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहां पर हुआ क्या, इसके फादर मरे कैसे और इसकी पूरी फैमिली को कैसे इरेडिकेट किया गया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर तायक जो होते हैं वो अपने कैरेक्टर के साथ रूम में बैठे होते हैं और एल्डर उनसे कहता है कि मास्टर आपको पता है कि 10 साल पूरे हो गए हैं और उस मॉन्स्टर लड़के की बॉडी के अंदर वो कीड़ा जो है उसका टाइम पूरा हो चुका है और आपको यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर एक नया कीड़ा डाल देना चाहिए। लेकिन उसके मास्टर उसे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और जहां पर देखो तो जरा 10 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला, पूरे 10 साल गुजर गए हैं उस सबको। तो एल्डर उसे कहता है कि इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि 10 साल गुजर गए और वो कीड़ा खत्म हो चुका है और आपको उसकी बॉडी के अंदर एक नया कीड़ा डालना है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अब उसकी बॉडी के अंदर कीड़ा डालने की जरूरत है? क्या तुमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि 10 साल तक वो लड़का यहाँ पर रहा है, लेकिन 10 साल तक हमने उस लड़के के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखे, यानी कि वो लड़का बुरा नहीं है बल्कि वो यहाँ पर इस फैमिली के अंदर अपने आप को डाल चुका है। तो एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आप शायद उसको कमजोर समझ रहे हैं। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहता है नहीं, मैं उसको कमजोर नहीं समझ रहा, मुझे लगता है कि 10 साल का समय काफी होता है एक इंसान को परखने के लिए। और वैसे भी उसकी बॉडी के अंदर तो घू पॉइजन वाला कीड़ा था जिसकी वजह से मैं उसके हर एक हाव भाव, उसके हर एक एक्सप्रेशन को महसूस कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि उस लड़के ने इस बात को मान लिया है कि वो हमारी फैमिली के लिए गुलाम बनकर ही हमेशा के लिए रहने वाला है, वो कभी यहाँ पर इससे आगे नहीं बढ़ सकता। एल्डर जो होता है वो कुछ ज्यादा परेशान होता है और पैट्रियार्च से कहता है कि पैट्रियार्च आपको पता है कि वो कौन से क्लैन का आखिरी बचा हुआ मेंबर है? वो यहाँ पर एक बहुत ही खास डिमोनिक क्लैन का आखिरी बचा हुआ मेंबर है और अगर यहाँ पर उसकी सटक गई तो किसी वक्त भी वो बदला ले सकता है। और आपको पता है कि उस क्लैन के लोग कितने पावरफुल होते हैं। हालांकि वो एक बच्चा है लेकिन इसके बावजूद हम सभी के ऊपर भारी पड़ेगा अगर कभी ऐसा होता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे यही कहूंगा कि प्लीज यहाँ पर आप ऐसा करें, उसकी बॉडी के अंदर एक नया कीड़ा डालते। हो सकता है कि वो इतने सालों तक जानबूझकर चुपचाप बैठा हो, जब उसे पता चले कि उसकी बॉडी के अंदर जो कीड़ा था वो डिस्पोज हो चुका है तो वो यहाँ पर हम सभी को बदला लेने की कोशिश करे, क्योंकि इतने सालों से वो बदला तो लेना चाहता होगा, आपने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो कीड़ा सिर्फ एक कीड़ा नहीं है बल्कि वो यहाँ पर पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में था, यानी कि मैं उसकी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, मैं उसके बर्ताव में जरा से इमोशन में चेंजेस को भी महसूस कर सकता हूँ। अगर वो यहाँ पर हमारे बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा सोचे जिससे कि गद्दारी की बात हो तो मुझे लगता है कि मुझे उसी वक्त समझ आ जानी चाहिए, यानी कि मुझे उसी वक्त पता चल जाता अगर वो हमारे बारे में कुछ ऐसा सोचता है। तो मुझे लगता है कि वूरयोंग ने कभी यहाँ पर एक तलवार भी नहीं उठाई, यानी कि उसने सिर्फ यहाँ पर गुलामी किया, वो गुलाम बनकर सिर्फ हमारी सेवा करता रहा, उसने कभी यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब यह है कि अगर वो यहाँ पर हमें मारना भी चाहेगा तभी वो कैसे कर पाएगा, उसके पास तो यहाँ पर स्किल्स ही नहीं है, उसे मार्शल आर्ट्स आती नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पर उस लड़के की बॉडी के अंदर कोई भी दोबारा कीड़ा नहीं डालने वाला और मुझे लगता है कि अब हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लेना चाहिए। और 10 साल का वक्त काफी होता है किसी को जानने और समझने के लिए, और जो उसके क्लैन के लोगों ने किया था, हमने उसके पूरे क्लैन को मार डाला और यहाँ पर सारे क्लैन की जिम्मेदारी एक लड़के के ऊपर डालकर उसको भी मारना नहीं चाहिए, उस लड़के को यहाँ पर जिंदा रहने का मौका दिया जाए। तो पैट्रियार्च एल्डर से कहता है क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई? तो एल्डर कहता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर फिर भी कहूंगा कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब वहां पर आपस में बहस कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही वहां पर यंग मास्टर बाहर उनकी बातें सुन रहा होता है। तो एल्डर कहता है कि लेकिन कम से कम आप यहाँ पर यंग मास्टर सॉन्ग को उससे दूर रखें, अगर आप उसकी बॉडी में कीड़ा नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर अपने बेटे सॉन्ग को उससे दूर रखें ताकि यहाँ पर आपके जो वंश है उसको सेफ रखा जा सके। तो पैट्रियार्च उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो बच्चा जिसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी वो मेरे बेटे सॉन्ग को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? और मुझे लगता है कि वो दोनों भाइयों की तरह हैं, बचपन से एक दूसरे के साथ है, पिछले 10 साल से वो दोनों एक दूसरे को ब्रदर्स की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें लगता है कि मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा? तो यंग मास्टर सॉन्ग जो होता है उनकी सारी बातें सुन रहा था, बातें सुनने के बाद पीछे मुड़ जाता और कहता है कि आज तो मैं यहाँ पर अपने फादर के पास से कुछ तलवारबाजी की टेक्निक सीखने के लिए आया था, लेकिन लगता है कि फिर किसी दिन आना पड़ेगा। और यंग मास्टर सॉन्ग को पिछले 10 साल से इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी बॉडी के अंदर एक कीड़ा है। नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाता है जहां पर यंग मास्टर सॉन्ग जो होता है वो जाकर एक परिंदे का शिकार करने के लिए जाता है, जाकर एक परिंदे को तीर मारता है। तो इसी के साथ ही वूरयोंग भागता हुआ जाता है, जाकर उस परिंदे को उठाकर वापस आता है, वो उसे उठाकर वापस लेकर आता है और यूजुअली काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। तो कैप्टन सॉन्ग जो होता है उसे कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। फिर साथ उसे कहता है क्या तुमने कभी यहाँ पर गू पॉइजन वाले कीड़े के बारे में सुना है, एक पैरासाइट जो कि इंसान की बॉडी के अंदर डाला जाता है? तो वूरयोंग उसे कहता है नहीं माय लॉर्ड, मैंने कभी यहाँ पर ऐसे कीड़े के बारे में नहीं सुना। तो कैप्टन सॉन्ग उसकी तरफ देखता है, उसका चेहरा जो होता है वहां पर ब्लश कर रहा था, वो काफी से स्माइल कर रहा था। पता नहीं कैप्टन सॉन्ग को क्या पड़ी थी, वो उसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वो यहाँ पर उसे कीड़े के बारे में बता देता है और साथ ही उसके टाइम लिमिट के बारे में बता देता है। तो कैप्टन उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पर एक गू पॉइजन वाला कीड़ा डाला गया है, एक कीड़ा जो कि तुम्हारी बॉडी को अंदर से कंट्रोल करता है, जिसे बाहर से हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर तुम कुछ भी हमारी फैमिली के खिलाफ जाने के बारे में सोचो या फिर कुछ उल्टा सीधा करो तो हम लोग उसी वक्त तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन साथ ही कैप्टन सॉन्ग जो होता है उसे वहां पर यह भी कह देता है कि मैंने सुना है कि 10 साल के बाद वो कीड़ा जो होता है वो अपने आप मर जाता है, और मैंने एल्डर की बात सुनी है, एल्डर चाहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर दोबारा
दोबारा से कीड़ा डाल दिया जाए, क्योंकि 10 साल पूरे होने वाले हैं, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर एक नया कीड़ा डालना पड़ेगा। लेकिन मेरे फादर को लगता है कि 10 साल का अरसा काफी ज्यादा होता है, वो तुम्हारे पर पूरा भरोसा करते हैं। इसी वजह से फादर ने एल्डर से कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और उस लड़के की बॉडी के अंदर कीड़ा नहीं डाला जाएगा। लेकिन साथ ही उसे कहता है छोड़ो इन बातों को, हमें यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो बस वहां पर गैलरी में उस वक्त खड़ा था, इसलिए मैंने फादर और एल्डर की बातें सुन ली, वरना यहाँ पर मैं उनकी बातें कभी नहीं सुनता। चलो यहाँ पर से चलते हैं। जैसे वो आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ वूरियोंग पीछे से उसे कहता है कि माय लॉर्ड 10 साल हो चुके हैं। तो वो कहता है क्या मतलब है, क्या कह रहे हो तुम। तो वूरियोंग वहीं पर रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता और उसे कहता है कि जब मुझे इस फैमिली में लाया गया था उस दिन से लेकर अभी तक पूरे 10 साल हो चुके हैं, आज यहाँ पर 10 साल पूरे हो गए। तो हमारा कैप्टन सॉन्ग जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसकी तरफ देखता है कि उसके जो हाव भाव होते हैं, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो काफी ज्यादा बदल जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि 10 साल हो गए हैं। और इसी के साथ ही कैप्टन सॉन्ग को समझ आ जाती है कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे ये बताकर 10 साल के बाद वो कीड़ा जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर जो मॉन्स्टर छुपा हुआ था वो 10 साल से इसी बात का तो इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर गू पॉइजन वाला कीड़ा जो है वो डेड हो जाए और उसके बाद वो यहाँ पर ये सब कुछ करे। तो इसी के साथ ही वो वूरियोंग से कहता है कि यंग मास्टर, तुमने मुझसे कहा था ना, क्या मेरा कोई सपना है, तुमने कहा था जल्दी से अपना एक सपना ढूंढो। तो अब यहाँ पर मेरा एक सपना है और वो सपना यह है कि मैं अपनी फैमिली का बदला लूं, क्योंकि मेरी फैमिली के लोगों को बेदर्दी के साथ मार दिया गया था, किसी एक मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया था, सिर्फ मुझे छोड़कर। आज यहाँ पर मैं उनका बदला लूंगा। तो कैप्टन सॉन्ग जल्दी से अपनी तलवार निकालता है, क्योंकि वूरियोंग बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वूरियोंग जिसने कभी कोई मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी, लेकिन वो बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचता है, जाकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसी की तलवार के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है और उसकी एक आंख निकाल देता है और साथ उसको बुरी तरह जख्मी करके वहां से भागकर फैमिली में चला जाता है। तो वूरियोंग जो होता है वहीं पर से लुढ़कता हुआ जैसे कैसे खिसकता हुआ बर्फ के ऊपर से अपनी फैमिली की तरफ वापस आता है। लेकिन जब तक यहाँ पर कैप्टन सॉन्ग वापस पहुंचता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। वो लड़का यानी वूरियोंग जो था उसने उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया होता है और आखिरी बचे कुचे मेंबर्स के ऊपर वो अटैक कर रहा होता है। और यहीं पर उसको फाइट करते हुए दिखाता है कि उसकी पीठ के ऊपर जो स्पाइडर वाला टैटू होता है पूरी तरह से एक्टिवेटेड होता है और वो स्पाइडर वाले टैटू के साथ उसको पावर्स मिली होती हैं और उन सभी को मारने के बाद उसे यही समझ लो कि स्पाइडर वहां पर उन सभी को मार रहा होता है और उसके हाथ में बस एक टूटी हुई लकड़ी होती है जिसके साथ वो सभी लोगों को मार डालता है। उन सभी को मारने के बाद उसका बदला पूरा हो जाता है और वो दरवाजे में पहुंचता है तो वहां पर कैप्टन सॉन्ग पहुंच चुका होता है, वो दरवाजे में आकर बैठा होता है। तो इसी के साथ ही वूरियोंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के हर एक जॉइंट को डिसलोकेट कर दिया और साथ ही मैंने यहाँ पर तुम्हारी एक आंख भी निकाल दी, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर लुढ़कते हुए चले आए, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बहादुर हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मारना चाहता था लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम अभी जिंदा हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदा ही छोड़ देना चाहिए। अब मैं और तुम हम दोनों की हालत एक जैसी हो गई है, कभी तुम्हारे बाप ने मेरे पूरे क्लैन को मार डाला था और आज मैंने यहाँ पर तुम्हारे पूरे क्लैन को मार डाला और तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। ये मेरी तरफ से यही समझ लेना कि मैं तुम्हारे पर तरस खा के तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर रियलाइज कर पाया कि मेरा सपना क्या था और मैंने यहाँ पर अपने सपने को पूरा कर लिया, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ही वो उसके गांव को छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैप्टन सॉन्ग अपना बदला कैसे ले पाएगा और क्या ये स्पाइडर वाला मॉन्स्टर क्या बहुत ज्यादा पावरफुल और कैप्टन सॉन्ग क्या इसके सामने टिक पाएगा। और हमारा अशूरा जो कि पहले इस जंगल में आ चुका है कि क्या वो भी इस फाइट का हिस्सा बनेगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कैप्टन सॉन्ग जो होता है वो अपने साथी को वहां पर पूरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे इस कमीने ने यहाँ पर उसकी फैमिली को मारा था। तो इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं कि इस एपिसोड की शुरुआत में वो लोग अभी वहीं पर बैठे होते हैं और वो उसे सारी स्टोरी सुना देता है। तो उसका साथी उसे कहता है कैप्टन अब जबकि हमें पता चल गया है कि वो आपका वही दुश्मन है, वूरियोंग है, तो क्यों ना हम लोग वहां पर जाए और जाकर उसको मार डालें। आपने यहाँ पर ये सब कुछ उसे इतना समय क्यों दे दिया, कहीं वो भाग कर ना चला जाए। तो इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर उसे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मार सकता, मैं उसे तब मारूंगा जब उसे यहाँ पर शदीद दर्द होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उसे वो पेन देना चाहता हूँ जो उसने मुझे दिया था मेरी पूरी फैमिली को मारकर, और मुझे उससे अपना बदला लेना है जिसके लिए उसे यहाँ पर दर्द में जलना होगा। और मैं यहाँ पर उसके प्यारे लोगों को जिनको वो बचा रहा है इस पूरे गांव के अंदर सभी लोगों को एक एक करके मारता जाऊंगा जब तक उसकी सोल टूट नहीं जाती, तब तक मैं यहाँ पर उसे कैसे मौत दे सकता हूँ। वो जब यहाँ पर दर्द के साथ मुझसे भीख मांगेगा कि उसे मार डालू तब मैं उसे मारूंगा। और इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है कि अपने लोगों को यहाँ
यहाँ पर कह दो कि इनके जो जो मिशन उन्हें दिए गए हैं उस जगह के ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि हर पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लो और हर एक घर को थोड़ी थोड़ी देर के बाद जलाते रहना, ताकि यहाँ पर उसके लोग मरते जाएं। कि करके जब उसके लोग मरेंगे तभी उसे यहाँ पर उसका दर्द महसूस होगा, उसे वो महसूस होगा जो मैंने महसूस किया था। तो सोल्जर उसे कहता है जी कैप्टन, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है देखते हैं कि वो कितनी देर तक अपने प्रेशियस फॉलोअर्स के लिए चुपचाप बैठे रहता है। मुझे लगता है कि वो कमीना मॉन्स्टर यहाँ पर खुद निकलेगा, यानी कि अभी तो फिलहाल के लिए वो होली मेडन बनकर एक शरीफ इंसान का लबादा पहने वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर उसके लोग मरना शुरू होंगे तो वो जल्दी ही यहाँ पर मॉन्स्टर बनकर बाहर निकलेगा। और इसी के साथ एक लड़का वहां पर आता है, उनसे कहता है कि सर मैं स्काउट की तरफ से रिपोर्टिंग के लिए आया हूँ। कैप्टन मेरे पास एक बहुत ही खास रिपोर्ट है, आपको मेरे साथ नीचे आना होगा। हमें यहाँ पर जंगल के नीचे जहाँ पर एक खाई है वहां पर कुछ बहुत ही खास दिखाई दिया है। तो उसे कहते हैं कि क्या वहां पर इतना क्या खास दिखाई दिया है। तो सोल्जर उसे कहता है क्या कुछ ज्यादा सस्पिशियस है। तो वो कहता है जी सर आपको आकर देखना चाहिए। और इसी के साथ ही वो सोल्जरों ने अपने साथ लेकर वहां पर से आगे चल पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि गांव वाले आग बुझा देते हैं और आग बुझाने के बाद दिखाते हैं कि रात हो चुकी है और वहां पर जितने बीमार और जख्मी लोग होते हैं उन सभी लोगों को वहीं पर मेन टेंपल के अंदर लिटाया गया होता है उनका इलाज करने के लिए। और होली मेडन जो होती है उन सभी लोगों का वहां पर इलाज कर रही होती है, उन सभी की वहां पर केयर कर रही होती है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि दूसरी तरफ वहां पर उस खाड़ी के बीचों बीच जहां पर आगे केव होती है और उस केव के अंदर वहां पर एक खाई होती है। कैप्टन को वो लोग अपने साथ लेकर वहां पर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। स्काउट वाला बंदा जो होता है उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर जो रिपोर्ट्स मिली हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर कई बार बहुत सारे बैंडेट्स और बहुत सारे रेडर्स आ चुके हैं। वो लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए आते हैं इन गांव वालों के ऊपर, ताकि इनके पास जो कुछ भी है वो सब कुछ लूट सके, क्योंकि ये यहाँ पर मेन लैंड से काफी ज्यादा दूर है और यहाँ पर एम्परर की तरफ से भी कोई सहूलत नहीं दी गई, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से रेडर्स और लूटर्स के लिए ये बहुत ही आम सी बात है कि वो लोग यहाँ पर आकर अटैक करें। तो कैप्टन उसे कहता है तो अब जबकि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वो लोग यहाँ पर इनको लूटने के लिए आते होंगे। तो सोल्जर उसे कहता है लेकिन ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो लोग जो यहाँ पर इनको लूटने के लिए आते थे वो लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद होली मेडन उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और जब उनसे बात करने के लिए जाती है और जहाँ पर कहा जाता है कि वो सभी लोग उसके बाद कभी वापस ही नहीं आते, यानी कि वो सभी लूटने वाले जो यहाँ पर आते हैं उसके बाद कोई वापस नहीं आता। ये बात यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा फेमस है कि होली मेडन उन सभी के साथ जाती है, उनके साथ बात करके उनको मनाकर वापस भिजवा देती है और वो कभी वापस नहीं आ पाते। और यही बात जो उसको काफी ज्यादा फेमस बनाती है कि सभी लोग उसको यहाँ पर एक मिरेकल समझते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसमें वाकई में एक मिरेकल वाली बात है कि होली मेडन उनसे बात करके उनको यहाँ पर से बेच देती है। गैंगस्टर्स या फिर इस तरह के कुछ लुटेरे जो होते हैं अगर वो लूटने की नियत से आए तो फिर वो होली मेडन की बात सुनकर वापस क्यों चले जाते हैं। तो कैप्टन सॉन्ग भी हैरान होता है और उसे कहता है कि क्या वाकई में वो सिर्फ उनसे बात करके उन्हें वापस भिजवाती है। तो इसी के साथ उनका स्वागत उनसे कहता है कि सर यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर देखे। तो वहां पर वो आकर देखते हैं तो वहां पर उनके सामने एक डेड बॉडी पड़ी होती है और यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से उसी टेंपल का दिखाया जाता है जहां पर मरीज लेटे होते हैं। और उन्हीं मरीजों को जब वहां पर सभी सो जाते हैं तो उनके सोने के बाद रात का वक्त होता है। रात के वक्त दिखाता है कि छत के ऊपर कोई चढ़ता है, छत के ऊपर कोई चढ़कर खड़ा हो चुका है। तो ये वही होता है, यानी कि वही स्पाइडर वाला मॉन्स्टर जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और इसी के साथ ही वहां पर वूरियोंग जो होता है वो छत के ऊपर खड़ा होकर सामने की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है कि इसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। और दूसरी तरफ कैप्टन सॉन्ग और उसके साथियों को जब वहां पर डेड बॉडी मिलती है तो कैप्टन सॉन्ग कहता है कि ये क्या, जी तो वहां पर ऐसा लगता है किसी बैंडेड की डेड बॉडी है, लगता है कि ऊपर क्लिफ से नीचे गिरकर मर गया होगा या फिर किसी ने खुद से मारकर नीचे फेंक दिया होगा। आयरिस में यहाँ पर हैरान होने वाली क्या बात है, क्या तुम यहाँ पर हमें ये डेड बॉडी दिखाने के लिए लेकर आए हो। तो स्काउट उनसे कहता है नहीं सर, अगर यहाँ पर एक डेड बॉडी होती तो फिर तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर आपको बुलाकर भी नहीं लाते। लेकिन असल बात यह है कि आपको यहाँ पर इसको देखना चाहिए, आप मेरे साथ आ गया है। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ आगे लेकर आता है। तो उसी केव के अंदर एक और खाई होती है और वो उस खाई के अंदर उसे वहां पर कहता है कि सर वहां पर नीचे देखे। जब वो लोग वहां पर नीचे देखते हैं तो लाशों के ढेर लगे होते हैं, वहां पर कोई एक दो नहीं बल्कि हजारों के हिसाब से डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। तो ये देखने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं। तो सोल्जर कहता है कि ये तो एक मास ग्रेव लगती है। तो कैप्टन सॉन्ग उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों से पहले ही कहा था ना कि वो एक मॉन्स्टर है। तुमने जैसे कहा कि यहाँ पर जो लुटेरे आते थे वो उन सभी से बात करने के लिए जाता था और उसके बाद वो लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ बात करने के लिए नहीं, उन्हें यहाँ पर लेकर आता था और उसके बाद सभी को मार डालता था। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वो एक मॉन्स्टर है। तो मुझे अब यहाँ पर बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि वो कमीना यहाँ पर एक मॉन्स्टर है और उन सभी गांव वालों को यहाँ पर बेट के तौर पर यूज कर रहा था। तो इसी के साथ उन्हें वहां पर उनके सिग्नल की आवाज आती है। उनकी एक स्क्वाड्रन मेंबर जो होता है वहां पर सीढ़ी बजाता है। तो वो लोग कहते हैं ये तो अटैक का सिग्नल है, लेकिन यहाँ पर अटैक किसके ऊपर कर रहे होंगे, क्या हमारे पर अटैक हो गया इतनी रात के वक्त, हमारे पर अटैक कौन कर सकता है। तो इसी के साथ कैप्टन सॉन्ग कहता है कि मुझे लगता है कमीना मॉन्स्टर एक्टिवेट हो चुका है, हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा और जाकर उस कमीने को ढूंढना होगा और उसे जाकर मारना होगा। अब यहाँ पर वक्त आ चुका है उसे मारने का। तो यहीं पर दिखाता है कि उसके लोग जो होते हैं वहां पर मर रहे होते हैं। तो हमारा जो वूरियोंग होता है वहां पर आने के बाद उसकी स्क्वाड्रन को उसने जहां जहां पर भी लगाया होता है सभी सोल्जर्स को एक
एक एक करके मार रहा होता है और उन सभी को मारते मारते फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है। तो वहां पर और लोग निकल कर आ जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग जब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो स्पाइडर जो होता है वहां पर मुस्कुराता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमें एक क्लिफ के ऊपर का दिखाता है जहां पर से चीफ के पास एक डिमोनिक आंख वाली दूरबीन होती है। वो उस डिमोनिक आंख वाली दूरबीन के साथ वहां पर दूर से देख रहे होते हैं और कहता है कि हमारा टारगेट तो बाहर निकल चुका है, हमें यहाँ पर अब अपने टारगेट को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो यही सोच रहा था कि इस कमीने स्पाइडर को उसके वेब के अंदर से बाहर कैसे निकाले, क्योंकि स्पाइडर्स बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं। वो हमेशा अपने जाले के अंदर बैठे रहते हैं, यानी कि उन्होंने अपना जाल बुना होता है वो उसके अंदर ही रहते हैं ताकि जो दुश्मन है वो उनके जाल के अंदर आकर ट्रैप हो सके, उन्हें पकड़ ना सके। लेकिन अब जबकि वो अपने जाल के अंदर से बाहर निकल चुका है तो इस मकड़ी को पकड़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब जबकि ये मकड़ी यहाँ पर खुद बाहर आ गई है तो फिर ठीक है, यहाँ पर इसको पकड़ते हैं। जबकि हमारा शुरा जो होता है बड़े आराम से वहां पर सो रहा होता है। तो चीफ उसके मुंह पर पांव मारते हैं और उसे कहता है कि राइज एंड शाइन, जल्दी से उठ जा बच्चे, यहाँ पर हंटिंग का वक्त हो चुका है। तो शुरा उठकर बैठ जाता है और कहता है कि चीफ ये क्या तुमने मेरी नाक तोड़ दी। तो चीफ उसे कहता है कि अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, यहाँ पर स्पाइडर खुद यहाँ पर अपने जाल के अंदर से बाहर निकल कर आ गया है तो हमें जाकर उसे पकड़ना होगा। अब जबकि वो अपने जाल के अंदर से बाहर आ गया तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी उसे पकड़ने में, वरना उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। क्या तुम्हें पता है कि एक मकड़ी को पकड़ने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? उस मकड़ी को उसके जाल से बाहर निकालो। अगर वो अपने जाल से बाहर निकल आएगी तो वो भाग नहीं पाएगी, क्योंकि अपने सिल्क के ऊपर वो बड़ी तेजी के साथ भाग जाती है। तो इसी के साथ ही हमारा शुरा जो होता है वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या अपने मुंह में बकवास किए जा रहे हैं, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें वहां पर वो सभी गांव वाले लोग दिखाई दे रहे हैं? असल में वो पूरा गांव उसकी मकड़ी के जाल की तरह था और सारे गांव वाले लोग जो थे वो यहाँ पर उसका खाना नहीं थे। पहले मुझे यही लगा था कि वो उन सभी को खाने के तौर पर यूज कर रहा है, लेकिन असल में वो उन गरीब गांव वालों को यहाँ पर चारे के तौर पर यूज कर रहा था, क्योंकि जितने ज्यादा गरीब लोग वहां पर अपने आसपास रखेगा दूसरे लोग उनके पर अटैक करने के लिए आएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक मकड़ी करती है। अगर उसके जाल के अंदर एक बड़ा कीड़ा आकर फंस जाता है तो वो उस कीड़े को खुद खा तो नहीं सकती, लेकिन जब यहाँ पर दूसरे कीड़े उस कीड़े को खाने के लिए आते हैं तो वो उन सभी को पकड़ लेती है और उन सभी को खा जाती है। बिल्कुल वैसे इसने अपने आसपास पूरा गांव बसा कर रखा हुआ था ताकि लोग उनको लूटने के लिए यहाँ पर आए और सभी लोगों को लूट कर, यानी कि उन सभी को मारकर अपना शिकार बनाकर वो मकड़ी खा सके। तो माशूरा कहता है कि बॉस अगर आप यहाँ पर यही बकवास करने वाले हो तो क्या मैं फिर से सो जाऊं? तो चीफ उसे कहता है कि हाँ तुम सो सकते हो, अगर तुम्हें अपने मुंह के ऊपर फिर से मेरा बूट नहीं खाना तो फिर आप जल्दी से उठो, अपनी तशरीफ उठाओ, अपना डंडा लो, जाकर उस मकड़ी को पकड़ कर लाओ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारे शूरा और मकड़ी की फाइट होगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि स्पाइडर वहां पर नीचे होता है तो सोल्जर उसके ऊपर आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ उनके अटैक को अवॉइड कर लेता है, क्योंकि अब वो स्पाइडर की तरह स्पाइडर के मूव्स को भी यूज कर सकता है। तो ऊपर की तरफ जंप करता है, वो एक लड़के के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है और पीछे की तरफ बैक फ्लिप करता है और उसकी गर्दन को भी पीछे की तरफ स्नैप कर देता है और उसकी गर्दन मुड़ जाती है और बेचारा सोल्जर मर जाता है। बाकी के दो पीछे से निकलते हैं और एक उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड कर लेता है और वहीं पर से वो उसकी गर्दन के ऊपर भी मारता है, जिसकी वजह से वो वहां पर नीचे गिर जाता है। और तीसरे वाला आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो तीसरे वाले के मुंह के ऊपर अपना पंच मारता है, जिससे वो भी वहीं पर गिरकर मर जाता है। और इसी के साथ ही वो स्पाइडर जो होता है वहां पर उनमें से एक सोल्जर को उसके कपड़ों से उठाता है और वहीं पर से उठाकर उसे सामने की तरफ करता है, क्योंकि सामने की तरफ से उसके ऊपर नाइफ्स फेंके जा रहे होते हैं। तो वो नाइफ्स को ब्लॉक करने के लिए उसकी डेड बॉडी को सामने करके अपने आप को बचाता है। तो फिर साथ ही वो कहता है कमीना कहीं का कुछ ज्यादा ही होशियार है। तो तीन और सोल्जर्स भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा स्पाइडर वूरियोंग जो होता है वहां पर मुस्कुरा रहा होता है। तो इस बात से वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ ही जैसे वो लोग उसके करीब पहुंचते हैं तो वो उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन सॉन्ग को दिखाता है कि वो अपने सोल्जर्स के साथ बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वहां पर उसे देखता है, वो कहता है ये वही कमीना है, यहाँ पर वही लुक इसकी आंखों में जब इसने मेरी पूरी फैमिली को मारा था, इस कमीने को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चीफ जो होते हैं वो शुरा से कहते हैं कि शुरा वहां पर फाइट हो रही है, मुझे लगता है कि वो वहां पर फाइट कर रहा है और इस वक्त वो एक हंटर बनकर फाइट कर रहा है। तो वक्त आ चुका है अब यहाँ पर हंटर जो है वो प्रे बन जाए। अब तुम यहाँ पर हंटर बनकर जाओगे, जाकर उसका शिकार करोगे। तो शुरा कहता है हाँ क्यों नहीं चीफ, अभी जाता हूँ, जाकर उसकी तशरीफ कूट कर आता हूँ। तो कैप्टन सॉन्ग जैसे जैसे वहां पर आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसके सोल्जर्स की लाशें पड़ी होती है। उन सभी सोल्जर्स की डेड बॉडीज को देखता वो आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कमीना कहीं का, ये तो वाकई में वही है। और इसी के साथ ही वहां पर उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो सामने से उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि तुम लेट हो गए हो। जब किसी के साथ उनके पीछे जो एक सोल्जर खड़ा होता है
उसकी गर्दन के आर पार किसी का हाथ होता है। वो जो देखकर काफी हैरान होते हैं। तो स्पाइडर अपने हाथ को यहाँ पर ब्लेड की तरह यूज करते हुए उसकी गर्दन के आर पार करके उस बेचारे को मार डालता है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 सोल्जर्स बचते हैं, कैप्टन सॉन्ग और उसके साथ उसके 3 और सोल्जर्स। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है तुम कहां पर काफी ज्यादा लेट हो गए हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर वापस आओगे, मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ पर से चले गए हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कंफर्म हो गया होगा कि मैं वो नहीं हूं, लेकिन तुम भागकर नहीं गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो एक सोल्जर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही हमारा जो कैप्टन के साथ वाला सोल्जर होता है उसका वफादार वो उसे कहता है कैप्टन मैं यहाँ पर इसके साथ फाइट करता हूँ, मैं इसे रोक कर रखूंगा, तब तक तुम यहाँ पर से भागकर चले जाओ, हम लोग अकेले यहाँ पर इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं इसे जाकर ब्लॉक करूं और तुम अटैक करके उसे एक ही स्ट्राइक में मार डालना, या फिर तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वो 2 सोल्जर्स होते हैं पहले अटैक करने के लिए जाते हैं, वो दोनों बेचारे मारे जाते हैं और इसी के साथ ही सोल्जर भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं जाकर उसे ब्लॉक करूंगा और तुम उसके ऊपर अटैक करना। तो कैप्टन सॉन्ग पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ ही वो दोनों सोल्जर्स पहले वाले मर जाते हैं, वो एक का सर और एक का बाजू उखाड़ देता है और उन दोनों को मार डालता है। अब यहाँ पर वफादार सोल्जर जो होता है उसके करीब पहुंचकर अपनी 7 स्ट्राइक्स ऑफ लाइटनिंग टेम्पेस्ट टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है। तो वो उसके ऊपर काफी सारी स्ट्राइक्स लगा रहा था, लेकिन स्पाइडर उसके सारे के सारे मूव्स को अवॉइड कर लेता है और बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचता है, साथ ही अपना हाथ उसकी गर्दन के अंदर दंसा देता है, जैसे कि उसने पहले वाले को मारा था अपने हाथ को ब्लेड की तरह यूज करते हुए। तो जैसे ही वहां पर वो अपना हाथ उसके गले के अंदर दंसा कर उसे ऊपर की तरफ उठाता है, इसी के साथ ही वफादार सोल्जर जो होता है वो उसका बाजू पकड़ लेता है, उसे बाजू पकड़ने के बाद से ब्लॉक कर लेता है और कहता है कैप्टन अब तुम्हारी बारी है, इसे मार डालो। तो कैप्टन वहीं पर पीछे से अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम 8 टेक्निक्स ऑफ टाई एक फैमिली होता है, स्वर्ड ऑफ हेवनली टैमुलेट। और स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ मल्टीपल स्ट्राइक्स लगाता है। उसकी स्ट्राइक्स इतनी पावरफुल होती है कि वहां पर सामने वो सोल्जर नहीं वफादार सोल्जर जो होता है उसकी बॉडी भी कट जाती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और आसपास के जितने पेड़ होते हैं वो सारे के सारे कट कर वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि उसकी ये टैमुलेट स्वर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर उसके सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी के टुकड़े पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पाइडर नहीं होता, स्पाइडर बच जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या हो गया, मेरे सोल्जर्स मारे गए लेकिन स्पाइडर कहां पर है। तो इसी के साथ स्पाइडर जो होता है उसके पीछे होता है, वहां पर हंस रहा था, वो पेड़ की डाल के ऊपर बैठा होता है और उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही कोल्ड हार्टेड हो गए हो, तुमने अपने ही लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लगता है कि तुम्हें अपने लोग यहाँ पर पसंद नहीं थे, तुम मेरी तरह होते जा रहे हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि जैसे जैसे तुम यहाँ पर बड़े होते जा रहे हो अपने बाप की तरह हो गए, तुम्हारा बाप भी एक बहुत ही कमीना इंसान था, बिल्कुल तुम उसकी तरह हो गए हो, एक हार्टलेस मर्डरर बन गए हो। तो ये बात सुनते ही मास्टर सॉन्ग जो था पीछे की तरफ घूमकर उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है, तो वहां पर वो सारे पेड़ कट जाते हैं, लेकिन स्पाइडर फिर से वहां पर बच जाता है। स्पाइडर जो था पीछे की तरफ जंप करता है और उन सभी पेड़ों के बीच से वहां पर नीचे उतर आता है। जब वो नीचे उतरता है तो हमारा सॉन्ग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर से अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करता है, लेकिन चाहे वो कितनी बार यहाँ पर उसके ऊपर स्ट्राइक्स क्यों ना लगा ले, एक स्पाइडर जो होता है उसके मूवमेंट्स बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और उसके रिफ्लेक्सेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके पास 6 टांगे होती हैं, तो वो उसके नीचे लेटा होता है। तो हमारा जो सॉन्ग होता है वो कहता है कि वो कहां पर चला गया, तो उसे कहता है तुम कहां पर देख रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे नीचे हूं। और नीचे से वो ऊपर की तरफ उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से सॉन्ग उड़ता हुआ पीछे जाकर पत्थर के साथ टकराता है और इसी के साथ ही वो फिर से उठकर खड़ा होता है और जाकर उसे मारना स्टार्ट करता है। तो अब यहाँ पर वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था, स्पाइडर उसे कभी किक मारता है कभी उसे पंच मारता है, जिसकी वजह से मास्टर सॉन्ग जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसके हाथ से उसकी दोनों तलवारें भी गिर जाती हैं। तो स्पाइडर आता है और आकर उसकी तलवारों के ऊपर पावर आकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो पीछे पत्थर के साथ टकराता है। तो स्पाइडर उसकी चेस्ट के ऊपर अपना पावर आकर खड़ा हो जाता है, वहां पर उसकी चेस्ट को दबाना स्टार्ट करता है और उसकी पसलियां तोड़ देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया था, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि तुम मेरे साथ काफी ज्यादा अच्छे थे। साथ ही स्पाइडर वहां पर से एक पत्थर को उठा लेता है ताकि उस पत्थर के साथ उसको मार सके। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ दिया था क्योंकि तुम वहां पर मेरी तरह हो गए थे, तुम्हारे फादर ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला और उसके बाद मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डाला, मैंने जहां पर तुम्हारे पर तरस खाया था और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इस बार तुम फिर से मुझे मारने के लिए आए तो क्या मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और साथ ही वो उस पत्थर को वहां पर क्रश कर देता है और उसे कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर इस पत्थर की तरह तुम्हारी स्कल को पूरी तरह से स्कैटर करने वाला हूं, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इस बार यहाँ पर कोई बच्चों वाली गेम नहीं होने वाली, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को मारा और उसके बाद मैं वहां पर से निकल आया था, लेकिन तुम्हारे बाप कमीने ने जो कुछ भी किया था उस सब के लिए यहाँ पर तुम्हें भी माफ नहीं किया जाएगा। क्या तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को देख पा रहे हो, जो तुम्हारी तरह नहीं है, मैंने यहाँ पर सारी जिंदगी कोई ट्रेडिंग नहीं की, बल्कि ये एक वो पावर है जो कि मेरे कबीले की तरफ से यानी कि मेरे क्लैन की तरफ से मुझे मिली थी, ये हमारे क्लैन की तरफ से पैदाइश के वक्त हमें मिलती है, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ पैदा होते हैं, तुम और मैं हम दोनों ही एक अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, हम दोनों के बीच में एक ब्रिज था, लेकिन चाहे तुम अपनी सारी जिंदगी ट्रेनिंग क्यों ना करते रहते, तुम यहाँ पर कभी भी इस वॉल को पार करने के बाद मेरे तक नहीं पहुंच सकते और मुझे नहीं हरा सकते थे। तो इसी के साथ स्पाइडर उसे कहता है कि शायद तुम्हें यहाँ पर
इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि तुम्हारा बाप एक बहुत ही घटिया और कमीना इंसान था, और वो एक ऐसा इंसान नहीं था जिसके लिए तुम यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर उससे उसका बदला लेने के लिए आ गए हो, चाहे तुम्हें इस बारे में आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे बाप ने क्या किया था। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा बाप एक कोल्ड मर्डरर था। उस कमीने ने यहाँ पर अपने भाई को मरवाने के लिए हमारे क्लैन के लोगों को असैसिनेशन के लिए पैसे दिए थे। हमारे क्लैन के लोगों को उसने कहा कि उसके भाई को मार दिया जाए, अगर वहां पर हम लोग उसके क्लैन के उसके ब्रदर को मार डालते हैं तो वो नया सेक्टर लीडर बन जाएगा, और जब वो अपनी फैमिली का नया सेक्टर लीडर बन जाएगा तो हमें यहाँ पर आजादी मिल जाएगी। क्योंकि तुम्हारे कमीने बाप ने उस गू पॉइजन वाले कीड़े को मेरी फैमिली के हर एक मेंबर की बॉडी के अंदर डाल दिया था। मुझे नहीं पता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन हर एक मेंबर की बॉडी के अंदर वो कीड़ा था, और जहां पर आजाद होने के लिए एक ही शर्त थी कि हमें उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ा। वो जो भी हमसे अपना घटिया काम करवाना चाहता था हम उसके लिए वो घटिया काम करते थे। लेकिन जब तुम्हारा बाप वहां पर सेक्टर लीडर बन गया अपने भाई को मरवाने के बाद, तो उसने अपनी तलवार को छोड़ दिया और उसने वहां पर एक नेक इंसान बनने के का नाटक करना शुरू कर दिया। लेकिन असल में वो एक कमीना इंसान था। उसने यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी फैमिली को मिटा दिया। उसी गू पॉइजन की कमजोरी को यूज करते हुए उसने मेरे पूरे क्लैन को मार डाला, वरना मेरे क्लैन के लोग उसके हाथों से मरने वाले नहीं थे। उसने जो भी घटिया काम किए थे वो सारे काम हमारे क्लैन के लोगों से करवाए थे, इसी वजह से अब वो सबूत मिटाना चाहता था। तुम्हें इस बात के ऊपर भरोसा ना हो तो ना हो, लेकिन मैं जहां पर जो कुछ भी बता रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुम्हारे कमीने बाप ने जहां पर हमारे क्लैन को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि हम लोग जहां पर उसके खिलाफ जा सकते थे और उन सभी सबूतों को दुनिया के सामने ला सकते थे जो घिनौने काम तुम्हारे बाप ने किए थे। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सूरज यहां पर आकर इस यंग मास्टर सॉन्ग को बचा लेगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्पाइडर कैप्टन सॉन्ग को बता रहा था कि तुम्हारा बाप एक निहायत ही घटिया और कमीना किस्म का इंसान था। तुम्हारे बाप की वजह से मैं यहाँ पर सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारे बाप ने मुझे जिंदा छोड़कर कोई बड़ा एहसान नहीं किया कि उसने यहाँ पर एक मेरी फैमिली के आखिरी बचे हुए इंसान को अपनी फैमिली में रख लिया। वो बस यहाँ पर मुझे इसलिए रखना चाहता था ताकि यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर कीड़ा डालकर वो मुझे गुलाम बनाकर रख सके। वो यहाँ पर अपने किए का पश्चाताप नहीं कर रहा था, बल्कि वो यहाँ पर आखिरी बंदे के तौर पर यहाँ पर मुझे बचाकर रख रहा था कि अगर शायद यहाँ पर मेरी फैमिली का कोई बंदा जिंदा हो तो यहाँ पर मुझे बलि का बकरा बनाकर उसे यहाँ पर उसका सर झुकाया जा सके। तो ये सारी बातें सुनने के बाद कैप्टन सॉन्ग को काफी ज्यादा हैरानी होती है। तो कैप्टन सॉन्ग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन करने वाला हूँ। अब मुझे यहाँ पर समझ आ रही है कि मेरे फादर ने यहाँ पर क्यों तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कीड़ा डालकर रखा हुआ था और साथ ही तुम्हारी फैमिली को उसने क्यों मार दिया, क्योंकि तुम सभी लोग घटिया कमीने मॉन्स्टर्स हो। इसी वजह से उसने यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को कीड़ा डालकर इतने सालों तक गुलाम बनाकर रखा। तो जैसे यहाँ पर कैप्टन सॉन्ग उसके बारे में ये बात करता है, इसी के साथ स्पाइडर अपना हाथ घुमाता है और उसकी गर्दन काट देता है। और उसके मरने के साथ ही स्पाइडर जो होता है वो कहता है तो फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। जबकि माशूरा नीचे उतर कर आ जाता है और उसे कहता है तो क्या तुमने यहाँ पर अपना बदला ले लिया या फिर तुम जो भी करने वाले थे क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया। तो शूरा उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, साथ उसकी तरफ देखता है। तो स्पाइडर उसकी तरफ देखता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो हमारा शूरा कहता है ये तो बड़ी हैरानी की बात है, मैंने तो सुना था कि जब स्पाइडर बीस्ट किसी बॉडी के अंदर जाता है तो वो अपने होस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से अपनी होश में हो। लेकिन साथ ही वो कहता है चलो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, पहला काम यहाँ पर पहले करते हैं, और अपना डंडा उठाता है और उसके सर में दे मारता है। तो जैसे ही हमारा शूरा जो होता है डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, इसी के साथ स्पाइडर सामने से गायब हो जाता है। तो शूरा भी इस बात से काफी हैरान होता है कि स्पाइडर की स्पीड काफी ज्यादा होती है और स्पाइडर जो होता है जंप करके उसके सर के ऊपर चला गया होता है, वहां पर जाकर उसके सर के ऊपर हाथ रख के बैक फ्लिप करता है। तो इसी के साथ ही हमारे चीफ भी वहां पर दूर से उसे कहता है कि लड़के तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि ये स्पाइडर मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेज है। इसी के साथ दिखाता है कि स्पाइडर मॉन्स्टर जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ बैक फ्लिप करता है और कहता है कि लगता है कि कैप्टन सॉन्ग अपने साथ एक और कमीने को लेकर आया था, लेकिन मैं यहाँ पर आज तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। और जैसे वहां पर हमारे शूरा की गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ जंप लगाता है तो हमारे शूरा की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन हमारा शूरा इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। वो यहाँ पर सीरीज में अभी तक एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि उसकी पावर का एक्सटेंड क्या है और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ ही जैसे स्पाइडर उसकी गर्दन को पीछे मोड़कर पीछे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ ही हमारे शूरा की स्टिक जो होती है उसे लगती है, जिसकी वजह से हमारा स्पाइडर जो होता है उठता हुआ पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है, बेचारा पत्थर के अंदर जाकर दंस जाता है और पत्थर भी टूट जाता है। तो हमारा शूरा जो होता है अपनी गर्दन को सीधा करता है और कहता है कमीने कही कि तुमने तो यहाँ पर मेरी गर्दन को ही मोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा सिर्फ एक इंसान कर सकता है। इससे पहले सिर्फ एक इंसान मेरी गर्दन को मोड़ पाया और वो मेरे चीफ हैं। चीफ के अलावा कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता और दोबारा मेरी गर्दन को हाथ भी मत लगाना। और
और इसी के साथ ही हमारा अशूरा जो होता है उस टूटे हुए पत्थर की तरफ आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वहां पर उस जगह के ऊपर पहुंचता है और देखता है कि वहां पर उस पत्थर के अंदर वो पूरी तरह से दब चुका होता है, तो अशूरा कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने एक ही स्ट्राइक में जहां पर उस स्पाइडर वाले बंदे को मार डाला है। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर से पत्थर हटते हैं और वहां पर से स्पाइडर मॉन्स्टर जो होता है गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अशूरा कहता है कि लगता है कि वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है और इसी के साथ ही स्पाइडर जो होता है अपनी स्पीड को यूज कर रहा था, वो बड़ी तेजी के साथ हमारे अशूरा के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हमारा अशूरा जो होता है वो भी उसी स्पीड के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो इसी के साथ स्पाइडर अपने आसपास देखता है कि वो लड़का कहां पर चला गया। तुम्हारा अशूरा जो होता है ऊपर होता है, ऊपर की तरफ से लटक कर उसे देख रहा था और उसे कहता है तुम्हारी स्पीड तो वाकई में काफी ज्यादा फास्टर है, तुम इन फैंसी मूव के साथ मेरे साथ क्या करना चाहते थे, क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी यहाँ पर कुछ फैंसी मूव्स को यूज करूंगा। और हमारा अशूरा भी अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, दोनों यहाँ पर स्पीड की बैटल करते हैं। जितनी तेजी के साथ स्पाइडर उसके ऊपर अटैक कर रहा था उतनी तेजी के साथ हमारा अशूरा भी उसकी अटैक्स को अवॉइड या फिर उसके ऊपर अटैक्स कर रहा था। दोनों की स्पीड तकरीबन एक दूसरे से मैच कर रही होती है और स्पाइडर इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा खास है, ये लड़का यहाँ पर उसके अटैक्स को अवॉइड किए जा रहा है। तो इसी के साथ स्पाइडर फाइनल के ऊपर जब हमारे अशूरा को पंच मारता है तो अशूरा अपने पेट के ऊपर उस पंच को डायरेक्टली ब्लॉक करता है। तो जब पंच उसके पेट के ऊपर पड़ता है तो इसी के साथ ही हमारा अशूरा आगे से हंस रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारे पंचेस के अंदर तो बिल्कुल भी दम नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा अशूरा जो होता है वहीं पर से उसके पेट में एक पंच दे मारता है। तो जब स्पाइडर के पंच पड़ता है तो स्पाइडर के मुंह से वहां पर काफी सारी झाग निकलती है और स्पाइडर जो होता है उसे बहुत ही जोर का पंच पड़ता है। तो अशूरा कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और थोड़ी देर के लिए खेलता, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है क्योंकि चीफ जो है वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं और चीफ कहते हैं कि जो भी काम शुरू करो उसे जल्दी से जल्दी खत्म करो, इसी वजह से मुझे यहाँ पर इस काम को खत्म करके अगले काम पर भी जाना है। और जैसे ही हमारा अशूरा जो होता है वहां पर उसे पीछे की तरफ धक्का देता है तो स्पाइडर समझ जाता है कि ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा अलग है। तो वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी स्पीशीज से है, क्योंकि वो डिमोनिक रेस से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अशूरा के बारे में सोच रहा होता है कि कहीं ये अशूरा यानी कि ये लड़का जो भी है ये हमारी नस्ल का है और ये इसकी पावर लेवल्स तो हमारी नस्ल से भी ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे एंसेस्टर्स में से कोई एक है। तो अशूरा उसे पंच मारता है तो जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ पेड़ों में काफी ज्यादा दूर अंदर जाकर गिरता है और वहां पर सारे पेड़ भी टूट जाते हैं। और वहां पर गिरे गिरे वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, ये दुश्मन एक ऐसा है दुश्मन है जिसके सामने मैं टिक नहीं सकता। तो अशूरा उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जैसे वहां पर उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही वो स्पाइडर जो होता है वहां पर अब बात कर रहा था क्योंकि वोरियों की बॉडी जो होती है वो तो बेहोश हो चुकी होती है, यानी उसकी बॉडी अनकॉन्शियस हो चुकी होती है और स्पाइडर अब यहाँ पर बात करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और इस वक्त यहाँ पर मेरे सामने एक मॉन्स्टर है जिसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता। तो अशूरा जैसे वहां पर उसके करीब पहुंचता है उसी के साथ स्पाइडर उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल आता है। तो वोरियों की बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है तो मैं अशूरा कहता है तो फाइनली कमीने कहीं कि तुम अपने होस्ट को छोड़कर बाहर निकल रहे हो, लगता है कि तुम्हारे होस्ट की बॉडी मर चुकी है इसी वजह से तुम बाहर निकले हो, अब फाइनली यहाँ पर बैटल करने में मजा आएगा। तो स्पाइडर वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है तो अशूरा कहता है कि चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, अब मेरा डंडा खाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसी के साथ जब अशूरा वहां पर खुश हो रहा था कि स्पाइडर से फाइट करने का मौका मिलेगा, स्पाइडर वहां से भागना शुरू कर देता है। तो मैं अशूरा कहता है कि ये क्या, ये कमीना तो यहाँ पर से भाग रहा है, मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये स्पाइडर यहाँ पर से डर कर भागना शुरू कर देगा। वो चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि यहाँ पर वापिस आ जाओ और मेरा डंडा खाओ, तुम इस तरह से भागकर नहीं जा सकते। इसी के साथ स्पाइडर को दिखाते हैं कि बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि मुझे बस जाकर किसी और होस्ट को ढूंढना होगा, जाकर उसकी बॉडी के अंदर रह लूंगा, यहाँ पर इस लड़के के साथ मरने का क्या फायदा और एक मॉन्स्टर मेरे पीछे लगा हुआ है, यहाँ पर से किसी दूसरी जगह के ऊपर चलते हैं, किसी दूसरे गांव के अंदर जाकर अपना जाल बुनते हैं। तो जैसे ही वो भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था इसी के साथ ही वहां पर सामने चीफ खड़े होते हैं और पहली बार इस सीरीज में यहाँ पर चीफ की थोड़ी बहुत पावर्स का एक ग्लिम्स दिखाया जाता है, जैसे कि मूवीज का टीजर नहीं दिखाते बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है तो वहां पर चीफ की बॉडी के अंदर से डेडली ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है और जैसे ही वो चीफ के करीब पहुंचता है वो डर जाता है और वहीं पर रुक जाता है। तो स्पाइडर वहीं पर रुकता है और कहता है कि ये क्या, ये बुढ़ा आदमी इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है, और साथ ही वहां पर उसे वहां पर धुएं का बना हुआ एक डीमन दिखाई देता है। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इस मॉन्स्टरस हॉरर एनर्जी के पार बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, ये क्या चीज है, क्या ये काम इंसान है। तो इसी के साथ चीफ उसे कहते हैं कि तुम वो एक स्पाइडर मॉन्स्टर हो जो कि दूसरों की सोल को खा खा कर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रहा था, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा ये सब कुछ खत्म होता है, तुम आज के बाद किसी की सोल को भी खा नहीं पाओगे। तो इसी के साथ हमारे अशूरा का डंडा जोड़ता है, वो उड़ता हुआ पीछे से आता है, उसके पिछवाड़े से गुस्तार मुंह अलरस से बाहर निकल जाता है कि वो स्पाइडर की बॉडी को वहां पर अपने डंडे के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है और चीफ को कुछ करना भी नहीं पड़ता और स्पाइडर मॉन्स्टर जो होता है वहीं पर अभी मरने वाला होता है। इसी के साथ चीफ अपने पास तलिस्मन निकालते हैं और उस तलिस्मन के अंदर उस मॉन्स्टर यानी स्पाइडर मॉन्स्टर की बॉडी को भी तलिस्मन के अंदर सेव कर लेते हैं और मॉन्स्टर जो होता है चिल्लाते चिल्लाते उस तलिस्मन के अंदर सेव हो जाता है। तो चीफ कहता है लो यहाँ पर एक और काम पूरा हो गया और वो अशूरा से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम
किया। तो शूरा कहता है कि चीफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो चीफ से कहता है कि चीफ मैं इस बार में भूल ही गया था, मैं आपको बताने वाला था कि तो आपने तो कहा था कि ये जो स्पाइडर मॉन्स्टर किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं तो ये उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस होस्ट के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस थी, ये स्पाइडर उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पैरासाइट किसी दूसरे की बॉडी के अंदर रह रहा हो और वो इंसान जो है वो खुद अपनी बॉडी को खुद कंट्रोल कर रहा हो? तो चीफ उसे कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ ही चीफ जो होता है वहां पर वूरियोंग की बॉडी के पास जाता है, जाकर उसको चेक करता है। तो चीफ चेक करने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि इस लड़के के अंदर इंसानियत अभी भी बाकी है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस लड़के के लिए एक तोहफा छोड़ जाएं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उस बंदे को देखेंगे, वो बंदा जो कि पीछे जाकर सबूत इकट्ठे कर रहा था कि यहाँ पर उसके फोर्ट सोवरियन के साथ हुआ क्या और पूरे का पूरा बेस तबाह कैसे हो गया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 18 एंड होगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर स्पाइडर जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है, वो बेहोश पड़ा होता है। तो उसके चीफ वहां पर उसके पास आते हैं और आकर उसकी बॉडी को चेक करते हैं और अशूरा से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये यहाँ पर अभी तक रेजिस्ट कर पा रहा था, उसने यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल तो किया हुआ था, स्पाइडर इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने यहाँ पर रेजिस्ट किया और अभी तक यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को संभाल कर रखे हुए था। क्योंकि इतने सारे गाँव वालों के वहां होते हुए भी इसने यहाँ पर अपने आप को संभाल कर रखा, क्योंकि स्पाइडर मॉन्स्टर जो कि हर वक्त किसी ना किसी को खाना चाहता है, वो हर किसी को अपना खाना समझता है, इसने फिर भी इसके बावजूद वहां पर इतने सारे लोगों में अपने आप को संभाल कर रखा और उन लोगों को नहीं खाया, उन सभी को सेफ रखना चाहता था। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इस लड़के के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो इसी के साथ स्पाइडर जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसके लिए एक तोहफा छोड़कर जाऊंगा और इसी के साथ ताची उनको दिखाता है कि वो उसका डंडा भी उठाकर ले आता है। तो हमारा शूरा कहता है तो फिर चीफ चलो जल्दी से यहाँ पर से निकलते हैं और इसी के साथ ही वहां पर उसके लिए तोहफा छोड़ देते हैं और वहां पर से चल पड़ते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जंगल में एक हिरन होता है, यानी एक डियर होता है जो कि वहां पर घास खा रहा होता है। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर वो देखता है तो वहां पर वही 3 बच्चे जो होते हैं, वो एक बच्चा जो होता है उसके ऊपर तीर चलाता है। जब वो उसके ऊपर तीर चलाता है तो हिरन जो होता है वहां पर से भाग जाता है। तो दूसरे दो से कहता है कि तुमने जहां लास्ट टाइम हमसे रैबिट के वक्त कहा था कि हम लोग अपनी सांस बंद करके खड़ा रहा करें, इस बार तो हम लोगों ने सांस भी नहीं ली, हमने सांस भी बंद कर दी थी, फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर भी तुम निशाना नहीं लगा पाए। तो वो लड़का चलाकर उनसे कहता है कि बेवकूफो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ आए हो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, इसी वजह से मैं निशाना नहीं लगा पाया। अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं आते तो मैं यहाँ पर सही से निशाना लगा सकता था। तो उसी के साथ ही वो दोनों साथी उसे कहते हैं कि पीछे देखो पीछे क्या है। तो पीछे घूमकर देखता है तो फिर से वही बालू होता है और इस बार उस बालू के दूसरे कान के अंदर तीर लगा होता है। तो वो तीनों ही बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये अभी तक जिंदा कैसे? हमें तो लगा था कि उस बिग ब्रदर ने इस बालू को उठा लिया था क्योंकि ये मरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर जिंदा होकर हमारे सामने कैसे आकर खड़ा हो गया है। अब किसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि स्पाइडर यानी कि वूरियोंग जो होता है वहां पर उसके ऊपर बैठा होता है। तो वूरियोंग उनसे कहता है कि तुम तीनों बच्चे, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि जंगल में यहाँ पर डीप एरिया में बिल्कुल भी मत आया करो, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते कब हो, तुम लोग यहाँ पर आए ही क्यों हो? तो वो कहता है कि डिवाइन लेडी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो उनसे कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? शुक्र करो कि मेरा आज मूड नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को काफी अच्छे से यहाँ पर डांटती और तुम्हें पीटती भी। चलो जल्दी से आप इसके ऊपर बैठ जाओ। और वो सभी लोग बालू के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वूरियोंग जो होता है उन तीनों बच्चों को वहां पर उनके घर के करीब छोड़ता है और वहीं पर से उस बालू के साथ प्यार करके उस बालू को भी वहां पर से बेच देता है और उनसे कहता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। तो बालू वहां से चला जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि डिवाइन लेडी ये क्या आप इस बालू को जानती हैं? क्या ये आपका दोस्त है? तो इसी के साथ ही वो से कहती है कि हाँ, यहाँ पर ये बालू जब बचपन में एक छोटा सा बच्चा था उस वक्त ये जख्मी था, तब मैंने इसकी जान बचाई थी और तब से ये मेरे साथ काफी ज्यादा लगाव रखता है और जब भी मैं जंगल में आता हूँ तब मैं यहाँ पर इससे प्यार करता हूँ। तो इसी के साथ ही उन बच्चों से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पर घर से ज्यादा दूर मत जाना क्योंकि जंगल में काफी खतरनाक जानवर हो सकते हैं। और इसी के साथ ही वो लोगों के साथ काफी अच्छे से पेश आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उनका बिग ब्रदर हो या फिर बिग सिस्टर हो, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर उसे डिवाइन लेडी ही कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उसके हाव भाव पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। तो सभी लोग वहां पर बातें कर रहे होते हैं कि डिवाइन लेडी जिसे सभी लोग यहाँ पर छूना चाहते थे, टच करना चाहते थे, लेकिन वो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। डिवाइन लेडी सभी से ज्यादा दूर रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर डिवाइन लेडी काफी ज्यादा बदल चुकी है। अब तो वो ऐसे यहाँ पर हम सभी लोगों के साथ बातें करती है जैसे कि वो हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से जानती हो, हमारी बड़ी बहन की तरह। इसी के साथ ही वहां पर जो घर जल गए थे या फिर फाइटिंग में जो घर टूट गए थे वो सारे के सारे दोबारा रीबिल्ड हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी जहां पर इनकी तरक्की होती है, यानी कुछ ही दिनों में जहां पर सारे के सारे घरों को दोबारा से बना लिया जाता है। और जहां पर पहले कभी टेंपल हुआ करता था डिवाइन लेडी का, अब उस जगह के ऊपर टेंपल की बजाय उन्होंने वहां पर एक स्कूल बना दिया और वहां पर जितने भी एल्डर्स है सभी लोगों ने मिलकर वहां पर आपस में बातचीत की और उन्होंने फैसला किया कि जहां पर बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा और स्कूल के अंदर सुबह के वक्त बच्चों को भेजा जाता है, शाम के वक्त बड़ों
की स्कूलिंग की जाती, ताकि वो लोग भी यहाँ पर पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बन सके या फिर कुछ कर सके, जैसे कि डिवाइन लेडी जहाँ पर एक डॉक्टर बन सकी थी। तो इसी के साथ उनका गाँव जो है वो तरक्की करता गया और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर उनका जो इनकी जो डिवाइन लेडी थी वो लोगों का साथ देती थी, और यहाँ पर गाँव वालों को तलवारबाजी की टेक्निक सिखाना, उनको यहाँ पर खेती बाड़ी करना, उनको यहाँ पर मेडिकल की स्टडी करवाना, और जहाँ पर तरह तरह के काम जो थे वो डिवाइन लेडी ने उन सभी लोगों को सिखाए, और बहुत ही जल्दी देखते देखते उनका गाँव जो होता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा सिटी बन जाता है। मुझे इस वाले पार्ट की समझ नहीं आई, समय तो भी यहाँ पर इतना ज्यादा गुजरा नहीं है, फिर यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर ग्रेन ड्रॉप सिटी जो है वो इतना ज्यादा कैसे बड़ा हो गया कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बन गई और जहाँ पर इतना बड़ा सिटी भी बन गया है। मुझे यहाँ पर यह समझ नहीं आई कि इन्होंने शॉर्ट टाइम में इतनी स्टोरी को कैसे लेंथी कर दिया। चलिए छोड़े इस बात को। तो इसी के साथ ही एक दिन वहां पर से वूरियोंग गायब हो जाता है, तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर कहते हैं कि अचानक से एक दिन वूरियोंग गायब हो गया। एक बुढ़ा आदमी जो होता है वहां बच्चों को ये कहानी सुना रहा था और कहता है कि लेकिन उसके बाद से जब डिवाइन लेडी वहां पर से चली गई तो हमारे गाँव ने पहले यहाँ पर काफी सारी तरक्की कर ली थी, हमारा गाँव पहले से काफी ज्यादा महान बन चुका था। बुढ़ा आदमी उन सभी बच्चों से कहता है कि डिवाइन लेडी जो थी वो मर गई और ऊपर आसमान में जाकर एक तारा बन गई है। वही बच्चा जो कि वहां पर शिकार करने के लिए जाता था वो ऊपर चांद की तरफ देखता और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो बुढ़ा आदमी जहां पर झूठ बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि डिवाइन लेडी ऊपर जाकर एक तारा बन गई है, वो कहीं पर चली गई है, हमें छोड़कर चली गई है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे शूरा का दिखाता है कि हमारा शूरा और उसके मास्टर जो होते हैं वो घोड़ा गाड़ी लेकर आगे की तरफ जंगल में बढ़ रहे होते हैं। तो जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसी के साथ ही शूरा वहां पर जमाइयां ले रहा था क्योंकि उसे नींद आ रही होती है और उसके सामने से आवाज आती है, कोई कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तो शूरा जो होता है पहले उन्हें देखता है, फिर साथ ही वहां पर अपनी कार को रोकता है क्योंकि सामने जो बंदा होता है वो एक बारबेरियन की तरह होता है, उसके मसल वसल्स काफी ज्यादा होता है, वह घूर घूर कर की तरफ देख रहा होता है। तो शूरा और चीफ दो होते हैं, वो दोनों वहां पर अपने ताचियों को रोकते हैं। तो शूरा ताचियों से कहता है कि ताचियों रुक जाओ, और तो घोड़े को रोकने के बाद माँ शूरा उसे कहता है कि लो मैंने यहाँ पर अपने घोड़े को रोक दिया, अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही वो बंदा जो होता है उसे कहता है कि अब चुपचाप अपनी कार से नीचे उतरो, तुम दोनों यहाँ पर चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे पास आ जाओ। इस बात से चीफ और शूरा दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तुम्हारा शूरा चीफ से कहता है कि चीफ क्या मैं इसकी तशरीफ को कूट के आऊं। तो चीफ उसे कहता है कि हाँ जाओ जाकर कूट के आओ। और इसी के साथ ही माँ शूरा जो होता है नीचे उतर आता, अपना डंडा लेता और उसके सामने आता और उसे कहता है लो अब मैं यहाँ पर नीचे आ गया हूँ, अगर तुम यहाँ पर मार नहीं खाना चाहते तो चुपचाप रास्ते से दफा हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर हमें एक बार और रोकने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारी तशरीफ को कूट दूंगा और चीफ भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा शूरा जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है सामने वाला बंदा जो होता है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि वो सामने से हटे और उसे कहता है क्या तुम्हें आइडिया भी है कि हम लोग कौन है, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा शूरा जो होता है अपने डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो जब अपने डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो बंदा जो होता है चाहे वो कितना ही हटा कटा क्यों नहीं था, जैसे वहां पर शूरा की स्टिक उसे लगती है तो इसी के साथ ही वो साथ वाली दीवार के अंदर धंस जाता है। वहां पर एक बड़ा सा पत्थर होता है और उसके साथ जाकर टकराता है। बाकी के तीनों सोल्जर जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि फाइट करना पड़ेगी। तो हमारा शूरा कहता है कि बेवकूफो तुम लोगों से पहले कहा था कि हमारे रास्ते से हट जाओ, आज तुम लोगों को क्या पड़ी थी हमारे रास्ते के बीच में आने की। और इसी के साथ ही वहां पर वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो शूरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और हमारा शूरा अपनी स्टिक के साथ उनके ऊपर अटैक करने लगता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी स्टिक वहां पर फंस चुकी है। शूरा इस बात से बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी स्टिक वहां पर से निकल क्यों नहीं पा रही। तो अपनी स्टिक को वहां पर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंदे ने जो कि जिसके ऊपर उसने स्टिक से अटैक किया था उसने उसकी स्टिक को पकड़ रखा होता है, वो उसकी स्टिक को छोड़ नहीं रहा होता और साथ ही वहां पर वो हंस रहा होता है। वो हमारे शूरा की तरफ देखकर वहां पर हंसता है एटीट्यूड के साथ। तो हमारे चीफ जो होते हैं वो भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि वो बॉडी बिल्ड वाला बंदा जो है उसकी बॉडी भी जहां पर शूरा की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो बाकी के तीनों जो होते हैं अपनी तलवारें लेकर शूरा की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा शूरा जो होता है अभी भी जहां पर उसी बंदे को घूर घूर कर देख रहा होता है, शायद जहां पर उसे इसलिए देख रहा होता है क्योंकि वो उसकी तरह ही स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं अपनी तलवारें लेकर जैसे वहां पर उसके पर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाते हैं, उनका चीफ पीछे से निकल कर आता है और उनसे कहता है कि रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, तुम में से कोई भी अटैक नहीं करेगा। और वो सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं। तो उनका चीफ वहां पर से निकल कर आता है, वहां पर आने के बाद उनसे कहता है बेवकूफो मैंने तुम लोगों से कहा था अटैक मत करना। और साथ ही वो सीधा जाकर हमारे चीफ के सामने अपना सर झुकाता है और उन्हें कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, मेरा नाम जारिम यू है और मैं फोर्ट सॉवरियन की ब्लैक वॉच यूनिट का एक मेंबर हूं, प्लीज मेरे साथ आइएगा, हम लोग आपको यहाँ पर कॉटसी यानी कि इज्जत के साथ आपको ले जाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या चीफ और शूरा इज्जत के साथ इनके ब्लैक फोर्ट्रेस सॉवरियन फोर्ट्रेस के अंदर चले जाएंगे या फिर नहीं। तो आगे क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फोर्ट सोवरियन से एक और कैप्टन आता है जिसका नाम जारिम यू होता है, और वो यहाँ पर आकर चीफ से रिस्पेक्टफुली कहता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, हमारे कैप्टन आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज। हम लोग यहाँ पर बड़ी तमीज से आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्तों ने आपके साथ जो बदतमीजी की उसकी वजह से मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो चीफ उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शांत होते हैं। तो इसी के साथ ही जारिम यू उनसे कहता है कि हमारा मिशन यह है कि आप हमारे साथ चले, मैं आपकी परमिशन से ही आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं, मैं कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो इसी के साथ चीफ उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने काफी ज्यादा तमीज से बात कर रहे हो, तुम थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर तमीज से बात कर सकते थे, लेकिन पहले तुमने यहाँ पर अपने उस हट्टे कट्टे सबॉर्डिनेट से कहा कि हमारा रास्ता रोककर बदतमीजी से बात करे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर रिफ्यूज कर दे तो बताओ क्या होगा। तो इसी के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो उनसे कहता है कि अगर आप यहाँ पर रिफ्यूज कर देते हैं तो फिर यहाँ पर मैं आपको चुपचाप जाने दूंगा, क्योंकि मैं आपको रोक तो नहीं सकता, क्योंकि हमारा आपके साथ ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर रोक सकूं, इसलिए प्लीज आप यहाँ पर से जा सकते हैं। तो चीफ उसकी बात सुनने के बाद और भी हैरान होते हैं। फिर साथ ही चीफ उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा तमीजदार हो, अगर तुम यहाँ पर हमें अपने साथ कहीं पर लेकर जाना चाहते हो और हमसे कोई बात करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि ये बुढ़ा आदमी तुम्हारे लिए थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकता है। अच्छा ठीक है, बताओ कि तुम्हारा कैप्टन कहाँ पर रहता है और कितनी दूर जाना है। तो जारिम यून लोगों से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चलने के लिए, मैं आपके सफर को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाऊंगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको अपने चीफ से जाकर मिलाना चाहता हूं। हमारा चीफ इस वक्त हमारे फोर्ट सोवरियन के ब्लैक यूनिट कासल के अंदर है और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग जहाँ पर जल्दी पहुंच जाएंगे। उसी के साथ ही वो हट्टा कट्टा आदमी जो होता है अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर घोड़े लेकर आओ, जबकि हमारा शूरा जो होता है अपना डंडा उसके कंधे के ऊपर रखता है। बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या ये लड़का अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहता है। और इसी के साथ जारिम यू भी इस बात से काफी हैरान होता है। तुम्हारा शूरा जो होता है कुछ ज्यादा ही पाम्ड अप हो चुका होता है, क्योंकि उसने यहाँ पर देखा किसी ने उसकी स्टिक को पकड़ लिया, तो उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे मूव्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्या तुम यहाँ पर दोबारा से मेरी स्टिक को पकड़ोगे, आप जल्दी से यहाँ पर मेरी स्टिक को दोबारा से पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारा शूरा जो होता है वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी भी निकल रही होती है, जो कि सिर्फ चीफ वहां पर देख पा रहे होते हैं। तो वो बारबेरियन जैसे वहां पर उसकी स्टिक को पकड़ लेता है तो उसी के साथ ही वहां पर उसका चीफ चिल्लाकर उसे कहता है कि योम वैंग, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये हमारे रिस्पेक्टेड मेहमान है और ये लोग हमारे साथ तुम्हारे फोर्ट कासल में जाने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ पर ऐसा मत करो, तुम्हें इससे फाइट नहीं करनी। तो जैसे वहां पर योम वैंग जो होता है वहां पर जारिम की आवाज सुनता है, तो उसकी आवाज सुनने के बाद वो उस डंडे को छोड़ देता है और वहीं पर हल्का सा मुस्कुरा देता है, जबकि हमारा शूरा जो होता है वो बिल्कुल भी इस बात से कन्विंस्ड नहीं होता और उसकी बॉडी के अंदर से पावर्स निकल रही होती है। तो चीफ उसे कहता है कि शूरा चुपचाप वापस आ जाओ। जैसे चीफ वहां पर उसे कहता है कि शूरा, मैंने यहाँ पर तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहाँ पर मेरे से पूछे बिना कुछ भी मत किया करो, अब जल्दी से वापस आ जाओ, हमें इनके साथ जाना है। तो शूरा जो होता है वहां पर शांत हो जाता है और भागता हुआ जल्दी से वापस आ जाता है। तो चीफ उसे कहते हैं क्या तुम मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे थे। तो शूरा वापस आता है, कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और साथ ही शूरा की बॉडी के अंदर सभी यहाँ पर ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है। तो चीफ उसे कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे वहां पर लगा था कि तुम शायद अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुम्हें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लगता है कि तुम्हारी तशरीफ को कूटने की जरूरत है, तभी तुम जाकर यहाँ पर ये सब कुछ सीखोगे। तो शूरा बेचारा वहां पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होकर बैठा होता है और कहता है कि चीफ अगली बार ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो ब्लैक फोर्ट कासल है वो यहाँ पर से काफी ज्यादा नजदीक होने वाला है। तो वो उनसे कहता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। जारिम यू उन लोगों से कहता है कि आप लोग हमारे पीछे पीछे ही रहना, हम लोग बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर हमारे चीफ से कुछ बातें करने के बाद आप जहां पर जाना चाहे वहां पर जा सकते हैं। तो ये दोनों उसके साथ चल तो पड़ते हैं, लेकिन इन्हें इसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं होता कि आखिर कमीना इंसान इन्हें अपने साथ लेकर क्यों जा रहा है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है इनके कासल का दिखाया जाता है। तो फोर्ट सोवरियन का ये ब्लैक यूनिट का कासल जो होता है, यहाँ पर कासल एक ब्रिज पार करने के बाद उसके आगे एक माउंटेन के ऊपर बनाया गया होता है। तो यहाँ पर इनका कासल का दरवाजा ओपन होता है, ये सभी लोग अंदर चले जाते हैं। जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कुछ लोगों को बुरी तरह से पीटा जा रहा होता है, वहां पर कुछ लोगों के ऊपर वहां पर काफी बुरी तरह से हंटर के साथ उनकी कुटाई की जा रही होती है। तो ये देखने के बाद हमारे जो चीफ होते हैं उसे कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सभी लोगों को क्यों मारा जा रहा है। तो इसी के साथ ही जारिम जो लोगों को बताता है कि ये सभी लोग जो है ये बुरे लोग हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, इसी वजह से इनको यहाँ पर सजा दी जा रही है। हमारे हमारा जो कासल है उसकी मेन जिम्मेदारी यही है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग बुरे काम करते हैं उन सभी लोगों को पकड़कर उनको सजा देते हैं। जैसे कि ये लोग जो है ये हमारे कंट्री के खिलाफ जाने के लिए बड़ी साजिशें कर रहे थे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इनको पकड़कर इनको सजा दे रहे हैं। ये हमारा काम है जहाँ पर इंसाफ को बरकरार रखा जाए, जहाँ पर शांति रखना ये भी हमारे फोर्ट सोवरियन का ही काम है। तो चीफ उसे कहते हैं अच्छा जो तुम लोग यहाँ पर एक अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा तुम लोग यहाँ पर जस्टिस के लिए काम करते हो। और इसी के साथ ही उनसे कहता है प्लीज माफ करिएगा, आप हमारे यहाँ पर बहुत ही खास मेहमान है, लेकिन आपको यहाँ पर आते इस तरह के डिस्ट्रेस सीन देखने पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे लगता है कि आप यहाँ पर पहले भी ऐसा सब कुछ देख चुके होंगे। तो चीफ उसकी बात सुनने के बाद और भी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ
बढ़ जाते हैं, जहां पर सामने उनकी मेन पवेलियन होती है। तो उनकी ताचियों यानी मेन की घोड़ा गाड़ी को बाहर ही वहां पर रोका जाता है और उसके बाद चीफ और शूरा दोनों जो होते हैं जारिम जू के सामने टेबल पर बैठ जाते हैं। वहां शूरा जो होता है अपने आसपास देख रहा होता है और कहता है ये जगह तो कुछ ज्यादा ही फैंसी है। जब किसी के साथ ही जारिम जू जो होता है वहां पर अपनी बातें करना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर बात स्टार्ट करता हूँ। हमारे चीफ के आने से पहले मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि मुझे एक बात बताएं कि आपको यहाँ पर स्पिरिट ग्लिम्स टेक्निक के बारे में कुछ पता है। तो चीफ उसे कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता ये स्पिरिट ग्लिम्स टेक्निक क्या होती है। तो इसी के साथ ही जारिम जू उन लोगों को बताता है कि ये कैसी टेक्निक होती है जिनसे हम लोग उन चीजों को देख सकते हैं जो कि वक्त में कुछ देर पहले हुई हूं। यानी कि स्पिरिट ग्लिम्स टेक्निक के साथ हम लोग यहाँ पर थोड़े बहुत शैडोज को देख सकते हैं और शैडोज को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि वक्त में कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी स्पेशल आर्ट को यूज किया था। ये मेरी फैमिली की एक बहुत ही खास आर्ट है। मेरी आंखों के अंदर ये खास आर्ट है जो कि मेरे क्लैन से मुझे मिली है। ये एक बहुत ही खास किस्म की डिवाइन आर्ट है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं इस टेक्निक के साथ समय में पहले थोड़ी सी चीजों को देख सकता हूँ कि वहां पर क्या कुछ हुआ होगा। मुझे बस शैडोज दिखाई देते हैं लेकिन उन शैडोज के साथ मैं यहाँ पर अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ पर किसने क्या किया है। और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से आप दोनों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो हमारा शूरा जो होता है उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। तो जारिम जू कहता है कि मैं यहाँ पर अपने फोर्ट कासल के नाइलेट होने के बाद उस जगह के ऊपर गया था और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जब मैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए गया तो जिन जिन जगहों के ऊपर मैं गया वहां पर मुझे काफी कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। जैसे कि मैं वहां पर सबसे पहले गया जहां पर 4 बड़े बड़े स्नेक्स मरे पड़े हुए थे। वहां पर उस जगह के ऊपर जाने के बाद मैंने अपनी स्पिरिट ग्लिम्स आर्ट को यूज किया। जब मैंने अपनी आर्ट को यूज करके वक्त में पीछे जाकर देखा तो मुझे वहां पर क्या दिखाई देता है, एक लड़का जैसे कि मेरे सामने बैठा है, उसके हाथ में भी एक स्टिक थी और अपनी स्टिक के साथ उसने वहां पर उन स्नेक्स को इतनी बुरी तरह से पीटा कि अपने डंडे के साथ उसने उनको मैश कर दिया, उनके सर फोड़ दिए। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और वो सब कुछ मैंने वहां पर अपनी स्पिरिट ग्लिम्स आर्ट के साथ देखा। फिर साथ ही वहां पर से मैं आगे बढ़ा जहां पर एक रेस्टोरेंट था। वहां पर रेस्टोरेंट की जगह एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ उग चुका था, एक डिवाइन पेड़ जैसे कि हमारे इस कंट्री में बिल्कुल भी नहीं होते। और उसको जब मैंने वहां पर जाकर देखा तो मुझे वहां पर कुछ महसूस हुआ कि एक बुढ़ा आदमी वहां पर एक बीज फेंक रहा है एक ज़ोंबीफाइड मॉन्स्टर के ऊपर जो कि एक पेड़ बन गया है। फिर वहां पर से मैं आगे बढ़ा और उसके बाद मैं उस जगह के ऊपर गया जहां पर कभी हमारा फोर्ट सोवरियन हुआ करता था, लेकिन अब वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन चुका है। अब वहां पर जाने के बाद मुझे वहां पर 2 लोग दिखाई दिए, एक बुढ़ा आदमी और उसके साथ एक लड़का जिसके हाथ में एक स्टिक है। लेकिन साथ ही मुझे वहां पर ऐसे दिखाई दिया जैसे कोई विस्फोट हुआ, एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है जिसकी वजह से पूरे का पूरा फोर्ट सोवरियन उड़ गया और हमारे हजारों लोग जो कि इस फोर्ट सोवरियन के सोल्जर्स है वो सारे के सारे वहां पर मारे गए हैं। और ये सब कुछ मैंने अपनी स्पिरिट ग्लिम्स आर्ट की वजह से देखा। और ये सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तो हमारा शूरा जो होता है उसकी सारी बातें सुनने के बाद चीफ से कहता है कि चीफ आपको नहीं लगता कि ये हमारे बारे में बात कर रहा है। जबकि हमारे चीफ जो होते हैं उसे कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम यहाँ पर हमें इस जगह के ऊपर क्यों लेकर आए और हमें अपनी इस टेक्निक के बारे में क्यों बता रहे हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है यहाँ पर इन फोर्ट सोवरियन के कमीने लोगों का मकसद क्या है, क्या वो यहाँ पर इनको ट्रैप करने के लिए लाए हैं या फिर इनको यहाँ पर सजा देने के लिए लाए हैं।